हाय एवरीवन, वेलकम टू द मैराथन वीडियो। एक ही वीडियो में सभी चैप्टर्स चैप्टर 1 से 12 तक क्लास 7 साइंस क्यूरियोसिटी को हम देखने वाले, रिवाइज करने वाले हैं। इस वीडियो के देखने के बाद आपके सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। रिवीजन के लिए बहुत अच्छी वीडियो है, जो फाइनल एग्जाम्स आपके आ रहे हैं उसके लिए। इस वीडियो में सिर्फ हम कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप बताइएगा। 1 to 12 चैप्टर्स के सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस की वीडियो मैं बना दूंगी, और सब्जेक्ट्स के भी जो रिविजन वीडियो है इस तरीके के अगर आपको चाहिए मैराथन वीडियो तो वो भी बताइएगा। ओके, सो लेट अस जस्ट मूव अहेड एंड स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। अब एक और चीज, जैसे कि अभी तो हम नोट्स देखने जा रहे हैं, आप नोट्स देख सकते हैं किस तरीके के हैं। अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए इसकी, तो लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड कर दूंगी, वहां से जाकर आप नोट्स ले सकते हैं पीडीएफ के, क्वेश्चन प्रैक्टिस के, जैसा भी आपको चाहिए। तो एक प्रीव्यू आप देख लीजिए किस तरीके के नोट्स रहेंगे। तो इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स डिटेल में रहेंगे, इंडिविजुअल चैप्टर्स की या एक साथ सभी चैप्टर्स की आप चाहते हैं तो सभी चैप्टर्स के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, द एवर इवॉल्विंग वर्ल्ड ऑफ साइंस। कोर आइडिया ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले चैप्टर का कोर आइडिया क्या है? साइंस इज नॉट जस्ट अ कलेक्शन ऑफ फैक्ट्स। ऐसा नहीं है कि साइंस में सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन होता है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ एक्सप्लोरिंग, क्वेश्चनिंग एंड एक्सपेरिमेंटिंग। कोई भी चीज हो रही है तो उसको पहले एक्सप्लोर करना, कोई नई चीज के बारे में जानकारी निकालना। वो कैसे कर सकते हैं? क्वेश्चंस करके, क्वेश्चंस डाउट्स क्रिएट करके, और फिर एक्सपेरिमेंट्स करके। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन। जिस दुनिया में हम रहते हैं, साइंस हमें उसे समझने में मदद करती है। फ्रॉम वेरी स्मॉल थिंग्स टू वेरी लार्ज फिनोमिना। छोटी छोटी चीजों से लेकर कोई भी बड़ा कुछ भी हो रहा है अर्थ पे, ब्रह्मांड में, तो वो सारी चीजों को समझने में साइंस हमारी हेल्प करती है। क्यूरियोसिटी, यही जो हमारे बुक का नाम है, ये प्ले करता है एक सेंट्रल रोल किस चीज में? साइंटिफिक लर्निंग में। अगर आपको किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं होगी तो आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, साइंस एज अ प्रोसेस। तो प्रोसेस है साइंस। साइंस कोई एक फैक्ट या ऐसे हम नहीं कह सकते कोई एक ही चीज है। साइंस एक प्रोसेस है जो धीरे धीरे डेवलप होता है। साइंस इज डिस्क्राइब्ड एज अ वे ऑफ थिंकिंग। आप सोचते कैसे हैं? सिर्फ ये नहीं कि आप मेमोराइज कैसे कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन को, कुछ मैंने दिया या कुछ आपने पढ़ा वो सिर्फ आप रट लिए, इससे साइंस नहीं होता। आप सोचते कैसे हैं? जैसे आस्किंग क्वेश्चन इससे एनकरेज होता है, आप क्वेश्चन करना सीखते हैं अबाउट हाउ एंड व्हाई थिंग्स हैपन, कि कोई चीज क्यों हुई है, कैसे हुई है। साइंटिफिक लर्निंग कैसे इन्वॉल्व होती है, इसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व है? सबसे पहले आप ऑब्जर्व करते हैं नेचुरल वर्ल्ड को या किसी भी फिनोमिना को, फिर उसके बाद आप क्वेश्चंस पूछते हैं, फिर पैटर्न देखते हैं कि किस तरीके से कोई चीज बार बार हो रही है, देन टेस्टिंग आइडियाज थ्रू एक्सपेरिमेंट्स। और जो भी आपके मन में आइडियाज आते हैं उसको आप एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू और फिर प्रैक्टिस करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तब सॉल्यूशन इसका फाइंड आउट करते हैं। नाउ साइंस इज ओपन टू अननोन एंड एक्सेप्ट्स दैट आंसर में चेंज। साइंस जो है वो हमेशा ओपन रहता है अननोन चीजों के लिए, कुछ भी चेंजेस हो सकते हैं, है ना। और एंड एक्सेप्ट्स, और ये भी एक्सेप्ट करता है साइंस हमेशा दैट आंसर में चेंज, कि अभी जो हमने कंक्लूजन निकाला है, अभी जो चीजें हमने शुरू की हैं वो आगे चल के चेंज हो सकती है अगर कोई नए डेवलपमेंट्स होते हैं तो। नाउ नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, रोल ऑफ क्यूरियोसिटी इन साइंस। अगर क्यूरियोसिटी ही नहीं है, किसी चीज को जानने की इच्छा नहीं है, तो साइंस में ज्यादा कुछ आप कर नहीं सकते। क्यूरियोसिटी मोटिवेट करती है एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी में। सिंपल ऑब्जर्वेशंस कैन लीड टू इंपॉर्टेंट साइंटिफिक आइडियाज। लर्निंग बिकम्स मीनिंगफुल व्हेन साइंस लीड्स द वे। मतलब मीनिंगफुल होता है, ऐसा नहीं आप कुछ रट रहे हैं तो इतना मजा नहीं आता हमें पढ़ने में या कोई चीज को जानने में, लेकिन जब उसको आप अच्छे से समझ रहे हैं, पता चल रहा है कि आखिर कोई चीज क्यों हो रही है, तो ये फिर आसान हो जाता है। साइंटिस्ट बिगिन देयर वर्क बाय वंडरिंग अबाउट एवरीडे थिंग। रोजमर्रा की लाइफ में क्या हो रहा है, वहां से साइंटिस्ट अपने काम की शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बेस से। फिर साइंस इज एवर इवॉल्विंग। जैसे अभी मैंने कहा, साइंस में चेंजेस की गुंजाइश रहती है। ऐसा नहीं कोई चीज एक हमने बता दी वो ऐसी कैसी रहेगी, हो सकता है आगे कुछ उसमें चेंजेस हो। तो साइंटिफिक नॉलेज जो है वो कीप्स चेंजिंग ओवर टाइम, समय के साथ बदलती रहती है। न्यू डिस्कवरीज कैन इंप्रूव और रिप्लेस अर्लियर आइडियाज। साइंस ग्रोज एज ह्यूमन। जैसे ह्यूमन बीइंग डेवलप होते हैं, ग्रो होते हैं धीरे धीरे, वैसे ही साइंस भी ग्रो होती है। बेटर ऑब्जर्वेशंस होते हैं, टूल्स इंप्रूव होते हैं, क्वेश्चंस और अलग अलग तरीके के आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन का आंसर मिल गया तो फिर हम दूसरा क्वेश्चन सर्च करते हैं। साइंस इज एन ऑन गोइंग जर्नी, ये चलती रहती है, ऐसा नहीं है कि कभी फिनिश नहीं हो सकता ये सब्जेक्ट, इसमें कुछ ना कुछ डेवलपमेंट्स होते रहते हैं। देन नेक्स्ट है, साइंस कवर्स एवरीथिंग। साइंस में सब कुछ आ जाती है, वेरी स्मॉल थिंग्स, जैसे कि हमारी जो बॉडी है एक छोटे से सेल से मिलकर बनी है, वहां से लेकर जो एक सेल होता है इनसाइड द लीव्स, वहां से लेकर वेरी लार्ज थिंग। साइंस में हम सन कवर करते हैं, मून कवर करते हैं, स्टार्स कवर करते हैं, यूनिवर्स कवर करते हैं, राइट। सो इट कनेक्ट्स डिफरेंट फील्ड। इसमें सभी फील्ड, सभी जो सब्जेक्ट्स हैं, सभी जो हम कह सकते हैं
स्ट्रीम्स हैं उनको ये कनेक्ट करता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अर्थ एंड स्पेस साइंसेस। ऑल दीज फील्ड्स आर इंटरकनेक्टेड एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर। ये सारे फील्ड्स क्या है, इंटरकनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से लिंकेजेस भी हैं। नाउ लर्निंग साइंस थ्रू एक्टिविटीज एंड एक्सपेरिमेंट। देखो हर सब्जेक्ट को आप पढ़कर और समझकर समझ सकते हो, लेकिन साइंस में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, इसीलिए आपके चैप्टर्स में बहुत सारी एक्टिविटीज दी गई होती हैं। साइंस लर्निंग इज नॉट लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक। सिर्फ टेक्स्ट बुक से या पढ़कर नहीं साइंस समझ सकते। एक्टिविटीज और एक्सपेरिमेंट जो होते हैं वो हेल्प करते हैं स्टूडेंट को कि साइंस डायरेक्टली आप एक्सपीरियंस करें, अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट्स बेटर एंड डेवलप साइंटिफिक थिंकिंग। एक्सपेरिमेंट्स में समटाइम्स लीड टू न्यू क्वेश्चंस एंड इंस्टेड ऑफ फाइनल आंसर। एक्सपेरिमेंट्स में आपके मन में नए नए क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, अरे ये ऐसा क्यों हुआ, वो ऐसा क्यों हुआ, फिर उसका आंसर आप सर्च करेंगे, राइट। नाउ नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। साइंस इज नॉट ओनली अबाउट डिस्कवरी। ये सिर्फ डिस्कवरी करना नहीं है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। ह्यूमन एक्टिविटीज हमारे नेचर को अफेक्ट करती है, सोसाइटी को अफेक्ट करती है। हम जैसे पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो नेचर को तो भी उससे हार्म हो रहा है। साइंस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड एनवायरमेंटल चैलेंजेस। हमारे एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या चैलेंजेस हो रही हैं ड्यू टू मेनी रीजंस, चाहे वो ह्यूमन बेस्ड हो चाहे किसी भी कारण से हो रहा हो, तो उसे समझने में साइंस हेल्प करती है। साइंटिफिक नॉलेज कैन बी यूज टू क्रिएट अ मोर सस्टेनेबल वर्ल्ड। सस्टेनेबल मतलब लंबा चलने वाला, अच्छे से चलने वाला एक वर्ल्ड हम क्रिएट कर सकते हैं अगर हमारे पास साइंटिफिक नॉलेज है तो। देन साइंस, टाइम एंड ऑब्जर्वेशन। ह्यूमंस हैव ऑलवेज ऑब्जर्व्ड नेचर टू अंडरस्टैंड टाइम एंड मोशन। ह्यूमन ने हमेशा से नेचर को ऑब्जर्व किया है, टाइम को समझा है, मोशंस को समझा है। अर्ली ह्यूमंस यूज्ड शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट्स टू मेजर टाइम। पहले परछाइयों को देखकर टाइम को समझा जाता था, अच्छा परछाई इतनी बड़ी है तो ये टाइम हो रहा होगा, इस तरफ है तो इतना टाइम हो रहा होगा, राइट। ऑब्जर्वेशन ऑफ लाइट्स एंड शैडो हेल्प्ड इन डेवलपिंग अर्ली टाइम मेजरिंग मेथड। हम लाइट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कैसे लाइट शैडो को यूज करके टाइम मेजरिंग मेथड स्टार्टिंग में शुरुआत हुई। आस्किंग क्वेश्चन अबाउट लाइट लेड टू डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर। लाइट के बारे में क्वेश्चन जानकर हम नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में और डिटेल में जानते हैं। नाउ लाइट, शैडो एंड द यूनिवर्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो लाइट्स हेल्प्स us see and understand our surrounding। लाइट से हम अपने आसपास की चीजें देख सकते हैं। शैडो जो फॉर्म होती है तब होती है जब लाइट ब्लॉक होती है किसी चीज से। लाइट एंड शैडो आर नॉट लिमिटेड टू डेली लाइफ। अर्थ, मून कैन ऑल्सो कास्ट शैडो। जो हमने ल्यूनर एक्लिप्स पढ़ा था, सोलर एक्लिप्स पढ़ा था, तो अर्थ और मून जैसे बड़े जो प्लैनेट्स है और जो सैटेलाइट्स है ये भी शैडो कास्ट करते हैं। ये शैडो क्या कौन सा फिनोमिना क्रिएट करते हैं? एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, लूनर एक्लिप्स, राइट। अंडरस्टैंडिंग लाइट हेल्प्स अस अंडरस्टैंड द यूनिवर्स बेटर। अगर हम लाइट के बारे में अच्छे से जानते हैं तो हम यूनिवर्स के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। नाउ अर्थ, मून एंड सन मूवमेंट, डे एंड नाइट, ये डिपेंड करता है लाइट कितनी पड़ रही है सन से अर्थ के ऊपर। इस फिनोमिना को अच्छे से समझने के लिए हमें रोटेशन पढ़ना होगा अर्थ का, जो अर्थ अपने एक्सिस पे करती है। रिवोल्यूशन पढ़ना होगा मून का, जो अर्थ के अराउंड होता है, और रिवोल्यूशन पढ़ना होगा अर्थ का, जो सन के अराउंड होता है। ये मूवमेंट्स जो है इंपॉर्टेंट है अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होने के लिए। व्हेन थिंकिंग लाइक अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट डू नॉट ओनली आंसर क्वेश्चन। साइंटिस्ट सिर्फ आंसर नहीं करते हैं, दे आस्क गुड क्वेश्चंस। क्वेश्चंस होते हैं तभी इंटरेस्टिंग और मीनिंगफुल क्वेश्चन ही क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट साइंटिफिक स्किल्स डेवलप करते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग एनकरेज होती है साइंस लर्निंग से। देयर आर नो रॉन्ग क्वेश्चन इन साइंस एक्सप्लोरेशन। आप कुछ भी बोलो वो गलत नहीं होगा जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करो, फाइंड आउट नहीं करो, राइट। कुछ भी सोच सकते हो, क्यूरियोसिटी उसी को कहते हैं। देन अब ये चैप्टर के सभी टॉपिक्स हमने देख लिए। हर चैप्टर में मैं आपको कुछ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट थिंग्स बता दूंगी ताकि आप इसमें ये देख सके कि ये गलतियां एग्जाम में नहीं करनी है। ओके, तो एग्जाम अलर्ट है। राइट साइंस एज अ प्रोसेस। साइंस सिर्फ कलेक्शन ऑफ फैक्ट नहीं है, साइंस क्या है, प्रोसेस है। आपको मेंशन करना होगा क्यूरियोसिटी, ऑब्जर्वेशन एंड क्वेश्चनिंग व्हेन एक्सप्लेनिंग साइंस। ये 3 कीवर्ड्स आपको याद होने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है कि साइंस क्या है, एवर इवॉल्विंग है। अवॉइड राइटिंग डेफिनेशंस विदाउट एक्सप्लेनेशन। सिर्फ डेफिनेशन, ये नहीं कि फैक्ट्स लिख दिया आपने, एक्सप्लेनेशन देंगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिलेंगे। लिंक साइंस विद रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंट इफ आस्क्ड। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करेंगे इस चैप्टर में से जो नहीं करनी है आपको, साइंस एज अ फिक्स्ड सब्जेक्ट नहीं, साइंस सभी सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है। इग्नोरिंग द रोल ऑफ क्यूरियोसिटी एंड क्वेश्चनिंग, राइटिंग ओनली एग्जाम्पल्स विदाउट एक्सप्लेनिंग आइडियाज, मिक्सिंग डिफरेंट टॉपिक्स विदाउट क्लैरिटी, स्किपिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स ऑफ साइंस। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट, एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स वाला पार्ट आप रिमूव नहीं कर सकते साइंस की स्टडी से। तो ये सारी चीजें अगर क्वेश्चंस आते हैं, वैसे इस चैप्टर से कम ही क्वेश्चंस आने वाले, बट प्लीज ट्राई टू एटलीस्ट गो थ्रू वंस, है ना, तभी आगे चैप्टर पर पढ़िएगा। इसमें एक ओवरव्यू दिया हुआ है जो आगे के चैप्टर्स में लाइंस आप यूज कर सकते हैं। चलिए अब चैप्टर नंबर 2 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 2 है एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले
कोर आइडिया क्या है चैप्टर का, सब्सटेंसेस अराउंड अस शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज। हर सब्सटेंस की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर विद इंडिकेटर्स। कोई भी इंडिकेटर्स के साथ कोई सब्सटेंस कैसे बिहेव कर रहा है, सब्सटेंसेस को उसी बेसिस पे हम 3 तरीके से डिवाइड करते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में कैसा सब्सटेंस का नेचर है, नेचर ऑफ द सब्सटेंसेस थ्रू कलर और स्मेल। एसिड एंड बेसिस कैन न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड और बेसिस अगर हम साथ में मिलाते हैं तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से सॉल्ट क्रिएट होता है और वाटर क्रिएट होता है। ओके, नेक्स्ट है नेचर आर साइंस लेबोरेटरी। नेचर, हमारी जो प्रकृति है, ये हमारे लिए एक लेबोरेटरी की तरह है। नेचर एक्ट एज लेबोरेटरी वेयर वी ऑब्जर्व चेंजेस डायरेक्टली। यहाँ पर हम चेंजेस डायरेक्टली देख सकते हैं रोज की लाइफ में। अगर आप देखें, जैसे फ्रूट्स हैं, सोप है, साबुन, पानी, क्लीनिंग एजेंट शो डिफरेंट बिहेवियर। फल कच्चे होते हैं फिर पकते हैं, तो ये सब क्या है, साइंस का ही तो प्रोसेस है। ऑब्जर्वेशन हेल्प्स अस क्लासिफाई सब्सटेंसेस साइंटिफिकली। तो अगर हम सही से ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हम सब्सटेंसेस को अच्छे से क्लासिफाई कर सकते हैं। नाउ इंडिकेटर में हमने सबसे पहले लिटमस के बारे में पढ़ा था, लिटमस एज एन इंडिकेटर। तो लिटमस क्या है, ये एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो लाइकेन से हमें मिलता है। इट इज यूज्ड एन एसिड बेस इंडिकेटर। लिटमस में 2 फॉर्म होते हैं, ब्लू लिटमस पेपर और रेड लिटमस पेपर। तो ब्लू कैसे रिएक्ट करता है, सो एसिडिक सब्सटेंस अगर होगा तो ये जो ब्लू लिटमस पेपर है ये रेड बन जाता है, और बेसिक होगा तो रेड लिटमस पेपर ब्लू बन जाता है। अगर न्यूट्रल है तो दोनों में ही कोई चेंज नहीं होगा, डू नॉट चेंज द कलर ऑफ द लिटमस। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन यूजिंग लिटमस। लिटमस के हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन देखा था, एसिडिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, चेंज ब्लू लिटमस टू रेड। बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, चेंज रेड लिटमस टू ब्लू। न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं, डू नॉट अफेक्ट ईदर लिटमस पेपर, किसी को भी कोई इफेक्ट नहीं होता है। टेस्ट एंड टच ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। तो एसिड्स जो होते हैं सब्सटेंसेस, उनका टेस्ट कैसा होता है, सार, खट्टा होता है एंड यूजुअली एसिडिक होते हैं। मेनी एडिबल सब्सटेंसेस कंटेन नेचुरल एसिड। बहुत सारे एडिबल, एडिबल मतलब क्या होते हैं, खाने योग्य। ऐसे सब्सटेंसेस जो खाने योग्य हैं उसमें नेचुरल एसिड्स पाए जाते हैं। बेसिक क्या होते हैं, स्लिपरी और सोपी होते हैं, टच करने में थोड़े से कड़वे लगते हैं, बिटर लगते हैं। नॉट ऑल बिटर सब्सटेंसेस आर बेसिक, लेकिन ऐसा नहीं कि जो चीज कड़वी है वो बेसिक होगी। टेस्टिंग सब्सटेंसेस इज नॉट अलाउड अनलेस इंस्ट्रक्टेड। आपको कोई भी सब्सटेंस ऐसे टेस्ट करके और नहीं पता करना चाहिए कि बेसिक है या इंडिकेटर है। देन रेड रोज एज एन इंडिकेटर, मतलब करोगे नहीं टेस्ट तो पता कैसे चलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कुछ भी उठा के खा लेना है, गाइडेंस में होना चाहिए, है ना। देन प्रिपरेशन ऑफ रेड रोज एज एन इंडिकेटर। रेड रोज भी हम इंडिकेटर की तरह यूज कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, कैसे प्रिपरेशन होती है, एक्सट्रैक्ट is prepared by crushing red rose petal in hot water। गर्म पानी में आपको जो गुलाब के फूल है उसकी पंखुड़ियां, पत्ते जो होते हैं उसको तोड़ लेना है, क्रश कर देना है। कलर्ड लिक्विड ऑब्टेन एक्ट्स एज एन इंडिकेटर। उसके बाद जो कलर मिलता है पानी में वो इंडिकेटर की तरह हेल्प करता है। बिहेवियर ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट, कैसे बिहेव करते हैं रेड रोज के एक्सट्रैक्ट, तो वो देख लेते हैं। इन एसिडिक सोल्यूशन, एसिड अगर कोई चीज है तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, रेड। बेसिक है तो ग्रीन कलर हो जाएगा, लेकिन न्यूट्रल अगर है तो कोई भी चेंज नहीं होगा। ये आपको हमेशा याद रखना है। इसमें कंक्लूजन क्या होगा, रेड रोज जो एक्सट्रैक्ट है वो नेचुरल एसिड बेस्ड इंडिकेटर है। इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं एसिड और बेसिक सब्सटेंसेस में। बेसिक है तो ग्रीन और एसिडिक है तो रेड, ठीक है। नाउ अदर नेचुरल इंडिकेटर के बारे में हमने पढ़ा था, बीट रूट, पर्पल कैबेज, रेड हिबिस्कस, इंडियन ब्लैकबेरी, जामुन, है ना। दीज सब्सटेंसेस कैन आल्सो एक्ट एज एसिड बेस्ड इंडिकेटर। नाउ नेक्स्ट इज टर्मरिक एज एन इंडिकेटर। हल्दी को भी हम एज एन इंडिकेटर यूज करते हैं। तो कैसे बनाते हैं टर्मरिक पेपर, टर्मरिक पेस्ट इज अप्लाइड टू फिल्टर पेपर। टर्मरिक का पेस्ट बना लो हल्दी का, उसको एक फिल्टर पेपर पे डाल दो, उसे सुखा दो। ड्राइड स्ट्राइप्स आर कॉल्ड टर्मरिक पेपर। तो जो सूख के एक पतली सी लेयर बन जाती है उसे टर्मरिक पेपर कहते हैं। ये एक इंडिकेटर की तरह वर्क करती है। जैसे बेसिक सब्सटेंसेस होंगे तो येलो टर्मरिक पेपर कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और एसिडिक सब्सटेंसेस होंगे तो कोई कलर चेंज नहीं होगा। ये पॉइंट अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि जो टर्मरिक है वो एसिडिक सब्सटेंसेस में कोई चेंज नहीं करती और न्यूट्रल में भी कोई कलर चेंज नहीं होता है। देन लिमिटेशन क्या होता है टर्मरिक इंडिकेटर का, इससे हम बता नहीं सकते कि कौन सी चीज एसिडिक है या न्यूट्रल है, क्योंकि दोनों में ही देखा हमने कि कोई कलर चेंज नहीं हो रहा है ना। सो इट इज यूजफुल ओनली फॉर आइडेंटिफाइंग बेसिक। सिर्फ बेसिक को हम बता सकते हैं क्योंकि बेसिक सब्सटेंसेस में येलो का क्या कलर हो जाता है, येलो टर्मरिक पेपर का रेड हो जाता है, और एसिडिक में नो चेंज, न्यूट्रल में नो चेंज। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमने पढ़ा था
ओलाफैक्टरी इंडिकेटर्स, ये कौन से होते हैं? सब्सटेंसेस हु स्मेल चेंजेस इन एसिडिक और बेसिक कंडीशन। जब एसिड कंडीशन हो या बेसिक कंडीशन हो, इनकी स्मेल चेंज हो जाती है। जैसे अनियन का हमने एग्जांपल देखा था, अनियन जो है वो चेंज हो जाता है बेसिक मीडियम में, नो स्मेल चेंज इन एसिडिक मीडियम। अगर एसिडिक कोई चीज है तो स्मेल चेंज नहीं होगी अनियन की, और बेसिक मीडियम है तो अनियन का जो स्मेल है वो चेंज हो जाता है। तो इससे हम पता लगा सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है एसिडिक है या बेसिस है। देन व्हाट हैपन व्हेन एसिड्स मिक्स विद बेसिस, दोनों को मिला देते हैं तो क्या होता है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। इसी में व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद बेस बोथ लॉस देयर प्रॉपर्टीज, दोनों की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो दोनों में एक खासियत है, वो दोनों ही खत्म हो जाती है, और रिएक्शन से क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर और हीट। तो ये जनरल रिएक्शन है, एसिड प्लस बेस मिलते हैं तो इसमें सॉल्ट, वाटर और हीट जनरेट होती है। ओके, ये इक्वेशन आपको आनी चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन। जो अभी हमने पढ़ा, एसिड और बेसिस दोनों को मिला दिया, तो डेली लाइफ में आप कहां देखते हैं? जैसे एंट बाइट, चींटी अगर काट ले तो चींटी के काटने से हमारे स्किन के अंदर फॉर्मिक एसिड चला जाता है, जिसकी वजह से हमें जलन होती है। अगर उसके ऊपर आप बेकिंग सोडा रगड़ लो, लगा लो, जो कि बेस होता है, तो न्यूट्रलाइजेस द एसिड, वो इस फॉर्मिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगी और आपकी स्किन में जो इरिटेशन है वो नहीं होगी। फिर ऐसे ही दूसरा हो गया एसिडिक एसिड। इसमें क्या होता है? एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर, सॉइल में खाद, जो किसान होते हैं वो मिट्टी में बहुत ज्यादा अगर खाद फर्टिलाइजर्स डालते हैं तो एसिडिक हो जाती है सॉइल। तो इसके लिए लाइम बेस, चूना अगर मिलाया जाए, जो कि बेस होता है लाइम, तो उसके बाद क्या होता है? सॉइल को ट्रीट किया जाता है, वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। देन बेसिक सॉइल, अगर बेसिक सॉइल है, सॉइल में बेसिक मात्रा ज्यादा है, तो उसमें ऑर्गेनिक मैटर, कंपोस्ट डाला जाता है, ऑर्गेनिक मैटर से एसिड रिलीज होता है, और बेसिक और एसिड मिलके क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं बेस को। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो होता है, अब नेक्स्ट टॉपिक है, इसमें एसिडिक वेस्ट बहुत ज्यादा रिलीज किया जाता है वाटर में, पानी में। जो इंडस्ट्री से कचरा है, गंदा पानी है, वो बहकर जाता है, उसमें एसिड बहुत मात्रा में होता है, जिसकी वजह से एक्वेटिक लाइफ, एक्वेटिक मतलब होता है समुद्री, जो पानी के अंदर के जो जीव जंतु है उनके बारे में बात हो रही है, उनको बहुत हार्म होता है। सो इसीलिए जो एसिड वेस्ट इंडस्ट्री छोड़ रही है उसको ट्रीट करना चाहिए, उसमें बेसिक के साथ ट्रीट करके न्यूट्रलाइज करना चाहिए, तब जाके डिस्पोज करना चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं। पूरे चैप्टर की एक नटशेल समरी छोटी सी मैं बता देती हूँ। सब्सटेंसेज आर क्लासिफाइड एज एसिड, बेसिक एंड न्यूट्रल। इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं आइडेंटिफाई करने में नेचर ऑफ सब्सटेंसेज। लिटमस, देन टर्मरिक, फ्लावर एक्सट्रैक्ट्स आर इंडिकेटर्स। एसिड जो है टर्न होता है ब्लू लिटमस पेपर में, और बेसिस जो है टर्न होता है रेड लिटमस पेपर में। देन एसिडिक और बेस दोनों को साथ में मिलाते हैं तो न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसमें सॉल्ट, वाटर और हीट जनरेट होती है। ओके, नाउ अब एग्जाम अलर्ट देख लेते हैं कि ऑलवेज कलर चेंज जो है इंडिकेटर का वो आपको याद रहना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं। एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल क्लियरली ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। करेक्ट टर्म जैसे इंडिकेटर, न्यूट्रलाइजेशन, ये टर्म्स की स्पेलिंग और जो मीनिंग है वो अच्छे से पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन जो होता है वो वर्ड्स आपको अच्छे से आने चाहिए। देन डेली लाइफ एप्लीकेशन भी आपको पता होना चाहिए जो मैंने बताए हैं। कॉमन मिस्टेक क्या होता है? टर्मरिक का भूल जाते हैं कि एसिडिक को डिटेक्ट करता है, टर्मरिक जो है एसिड को डिटेक्ट नहीं करता है। मिक्सिंग अप कलर चेंजेस ऑफ लिटमस, देन ये भूल जाते हैं कि ब्लू क्या कलर देता है, रेड लिटमस क्या कलर देता है, ये ध्यान होना चाहिए। ये मिस्टेक्स हैं कॉमन जो आप लोग करते हैं। राइटिंग एग्जाम्पल्स विदाउट एक्सप्लेनिंग द कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन भी करना होता है। फॉरगेटिंग हीट इज रिलीज ड्यूरिंग न्यूट्रलाइजेशन। कंफ्यूजिंग एसिडिक सॉइल ट्रीटमेंट विद बेसिक सॉइल ट्रीटमेंट। सो यहाँ पर ये जो पॉइंट्स है कि न्यूट्रलाइजेशन में हीट भी रिलीज होती है, आप सिर्फ वाटर और सॉल्ट लिख देते हैं, हीट भूल जाते हैं, ये भी आएगा। और आप एसिडिक सॉइल ट्रीटमेंट और बेसिक सॉइल ट्रीटमेंट में कंफ्यूज होते हैं, तो ये चीजों पे आप ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी नोट्स में बताया। ओके, तो हमने 2 चैप्टर अभी तक कवर कर लिए हैं। कैसा लगा आप लोगों को प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, लाइक करिए वीडियो को, बताइए कैसा लग रहा है ना। और सभी चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस एक ही वीडियो में चाहिए तो उसके लिए भी प्लीज मैसेज करिएगा, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। चैप्टर 3 देखते हैं, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट्स एंड देयर कंपोनेंट्स। सो लेट अस जस्ट स्टार्ट विद द कोर आइडिया ऑफ द चैप्टर। कोर आइडिया क्या है चैप्टर का? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी का ही एक फॉर्म है जिसमें इट इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ डेली लाइफ। डेली लाइफ में बहुत ज्यादा मात्रा में हम इलेक्ट्रिसिटी को हर जगह पर यूज होती है। इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वर्क ओनली व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंप्लीट सर्किट। अगर सर्किट कंप्लीट होगा तभी जाके इलेक्ट्रिसिटी जो है फ्लो होती है एज अ करंट। डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, जैसे सेल हो गए, बल्ब्स हो गए, वायर्स हो गए, स्विचेस हो गए। दीज वर्क टुगेदर टू फॉर्म अ इलेक्ट्रिकल सर्किट। सम मटेरियल्स अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम व्हाइल अदर्स डू नॉट। कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देती हैं जिसे हम कंडक्टर कहते हैं, और जो नहीं होने देती उन्हें हम इंसुलेटर कहते हैं। इसके बारे में आगे हम जानेंगे। चलिए एक एक टॉपिक देखते हैं, यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी किस किस एरिया में यूज होती है लाइफ के? लाइटनिंग के लिए, जैसे घरों में, स्ट्रीट्स में, ऑफिसेस, फैक्ट्रीज, इन सब में हम लाइट्स जलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। कुकिंग में जैसे इलेक्ट्रिक केटल हो गया, मिक्सचर हो गया। देन
माइक्रोवेव हो गए, ओवन हो गए, एंटरटेनमेंट में टेलीविजन, रेडियो, ये सब चीजें किससे चलती हैं? इलेक्ट्रिसिटी से ही। कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, ट्रांसपोर्टेशन में ट्रेन, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, देन हीटिंग और कूलिंग में फैन, हीटर, गीजर, रेफ्रिजरेटर। अदर क्या यूजेस है, जैसे वाटर पंप चलाना, क्रेन, कंप्यूटर, ये सारी चीजें इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं। तो इसमें हम ग्रुप्स करके इसको आसानी से समझ सके, इसलिए आप ग्रुपिंग इस तरीके से कर सकते हैं, आपको आ सकता है क्वेश्चन। नाउ सबसे पहले आपके चैप्टर में दिया हुआ है टॉर्च लाइट के ऊपर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। टॉर्च लाइट एक कॉमन डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी यूज करती है। इसमें इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं और एक बल्ब होता है, एलईडी, और एक स्विच होता है। टॉर्च का जो लैंप है वो ग्लो होता है ओनली इन वन पोजीशन ऑफ द स्विच। अगर दूसरी पोजीशन में हो तो बंद हो जाता है। इस ऑब्जर्वेशन से क्या आइडिया होता है कि इलेक्ट्रिसिटी नीड्स अ प्रॉपर पाथ टू फ्लो। अगर वो पाथ रुक गया तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना बंद हो जाएगी, है ना। तो ऐसा नहीं आप कैसे भी स्विच को रखोगे और टॉर्च आपकी जलेगी। नाउ नेक्स्ट है सेफ्टी विद इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी डेंजरस हो सकती है, इसे केयरफुली हैंडल करना चाहिए। एक्सपेरिमेंट्स कभी भी कैन नेवर बी डन यूजिंग हाउस होल्ड पावर सप्लाई। ओनली सेल्स और बैटरीज जो होती है, सेल बैटरीज वगैरह होती है, उसी को यूज करके कोई भी एक्सपेरिमेंट आपको करना चाहिए। इवन पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस। नाउ एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो होगा, टू अंडरस्टैंड हाउ अ टॉर्च वर्क, इसमें इसके जो कंपोनेंट होते हैं वो आपको दिए हुए थे चैप्टर में, जो भी टॉर्च के अंदर कंपोनेंट्स है इलेक्ट्रिकल सर्किट के। तो एक एक करके सभी कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला क्या था, इलेक्ट्रिक सेल। सो इलेक्ट्रिक सेल एक पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। इसके दो टर्मिनल होते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल जिसमें मेटल कैप आप देखते हैं, और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है जो फ्लैट मेटल डिस्क होता है। इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल थ्रू अ सर्किट। पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक करंट जो है फ्लो होता है। देन नेक्स्ट है, तो बैटरी क्या है, ये भी सेल से ही बनी है। अ बैटरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर इलेक्ट्रिक सेल। दो या दो से ज्यादा इलेक्ट्रिक सेल जब हम यूज करते हैं, उसको कंबाइन करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में, तो उसे हम बैटरी क्रिएट करते हैं। कैसे कनेक्ट करना होता है सेल को, कि पॉजिटिव टर्मिनल एक सेल का कनेक्ट हो, नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के, ठीक है। और बैटरी प्रोवाइड्स, बैटरी से क्या मिलती है, हमें ज्यादा समय तक एनर्जी मिल सकती है, मोर एनर्जी देन अ सिंगल सेल। एक सिंगल सेल के कंपेरिजन में ज्यादा एनर्जी मिलती है। इवन अ सिंगल सेल इज समटाइम्स कॉल्ड अ बैटरी। सिंगल सेल को भी कभी कभी हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना कि घड़ी में बैटरी खत्म हो गई है, सेल खत्म हो गया है, तो कभी कभी सेल बैटरी हम ऐसे भी यूज कर लेते हैं। लेकिन अब आपको क्लियर होगा कि बैटरी किसे कहते हैं, जब दो या दो से ज्यादा सेल को हम कनेक्ट करते हैं। नाउ इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में पढ़ते हैं। तो इसे इनकैंडेसेंट लैंप भी कहते हैं। इसमें थिन वायर होती है जिसे फिलामेंट कहा जाता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो फिलामेंट गर्म हो जाती है, जिसकी वजह से ग्लो करती है और लाइट इसमें प्रोड्यूस होती है। लैंप के दो टर्मिनल होते हैं, एक जो मेटल टिप से कनेक्ट होता है और एक मेटल केस से, जो फ्लैट सरफेस होता है, उससे कनेक्ट होता है। अगर फिलामेंट टूट जाए तो लैंप को हम क्या बोलते हैं, बल्ब को, कि फ्यूज हो गया है और उसके बाद उसमें ग्लो नहीं आता है। एलईडी लैंप के बारे में पढ़ते हैं। एलईडी की फुल फॉर्म होती है लाइट एमिटिंग डियोड। एलईडी डू नॉट हैव अ फिलामेंट। एलईडी में फिलामेंट नहीं होता है, इसके दो टर्मिनल होते हैं। जो लॉन्गर वायर है वो पॉजिटिव टर्मिनल होती है और जो शॉर्टर वायर है वो नेगेटिव टर्मिनल होती है। एलईडी ग्लोज ओनली when connected in the correct direction। एलईडी जब सही से कनेक्ट करोगे तभी वो ग्लो करती है। इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू एलईडी इन वन डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनसे एमसीक्यूज बनते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि एलईडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। नाउ मेकिंग अ लैंप ग्लो, कैसे एक लैंप को आप ग्लो कर सकते हैं। अ लैंप ग्लोज ओनली व्हेन वन टर्मिनल ऑफ लैंप इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ सेल। लैंप और सेल के टर्मिनल सही से प्रॉपरली कनेक्टेड है तभी लैंप ग्लो करता है, और दूसरा टर्मिनल जो है दूसरे से कनेक्ट होना चाहिए। डिफरेंट अरेंजमेंट्स वर टेस्टेड। लैंप ग्लोज ओनली इन दोज अरेंजमेंट्स व्हेन सर्किट इज कंप्लीट। सर्किट कंप्लीट होगा तभी लैंप ग्लो करेगा। देन नेक्स्ट था इलेक्ट्रिक सर्किट। ये जो अभी तक हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, कंप्लीट पाथ होता है इलेक्ट्रिक करंट का। द लैंप ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। डायरेक्शन ऑफ करंट इज टेकन एज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। करंट का डायरेक्शन क्या होता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल। इनकैंडेसेंट लैंप में पोलैरिटी डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज द सर्किट इज कंप्लीट। तो जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं उसमें सर्किट मैटर करता है कि सर्किट कंप्लीट है कि नहीं, तभी जाके इनकैंडेसेंट लैंप जो होते हैं वो ग्लो करते हैं। देन इलेक्ट्रिक स्विच। तो अ स्विच इज अ डिवाइस यूज टू कंप्लीट अ सर्किट। मतलब अगर आप उसे स्विच ऑन पोजीशन में रख रहे हैं तो सर्किट जो कंप्लीट होता है, और अगर ऑफ में रख रहे हैं तो सर्किट ब्रेक होता है। अगर स्विच ऑन है तो सर्किट क्या होगा, क्लोज रहेगा, करंट फ्लो होगा और लैंप जो है वो ग्लो करेगा। अगर स्विच ऑफ है तो सर्किट ओपन रहेगा, करंट जो है फ्लो नहीं होगा, लैंप ग्लो नहीं करेगा। तो अ स्विच कैन बी प्लेस्ड
एनीवेयर इन अ सर्किट, आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं। देन सर्किट का डायग्राम, आप सर्किट डायग्राम्स आर ड्रॉइंग्स दैट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इसमें सिंबल यूज करके हम डायग्राम क्रिएट करते हैं सर्किट का। इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी, इलेक्ट्रिक लैम्प, एलईडी, स्विच ऑन ऑफ, वायर, इन ये सिंबल्स जो दिए हुए थे आपकी बुक में मैंने यहाँ दे दिए, ये यूज होते हैं। यूजिंग सिंबल्स मेक सर्किट, इसमें इन्हीं सिंबल्स को यूज करके इजियर वे में ड्रॉ करके और आप एक सर्किट कंप्लीट कर सकते हैं, बनाकर दिखा सकते हैं। देन दीज सिंबल्स आर स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनली, ये सारे सिंबल्स जो हैं इंटरनेशनली यही यूज होते हैं, अलग अलग नहीं होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कुछ चीजें इलेक्ट्रिसिटी पास होने देते हैं, उन्हें हम कंडक्टर कहते हैं। मटेरियल्स थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इजिली, और मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स। कॉपर इज कॉमनली यूज फॉर मेकिंग वायर्स। इंसुलेटर्स जो इलेक्ट्रिसिटी के करंट को फ्लो नहीं होने देते, जैसे प्लास्टिक, रबर, वुड एंड ग्लास। इंसुलेटर्स आर यूज टू कवर वायर्स, प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक। नाउ सेफ्टी नोट यहाँ पर आपका क्या रहेगा कि ह्यूमन बॉडी, हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टर होती है। अगर आप इलेक्ट्रिसिटी टच करेंगे तो आपको करंट लगेगा। हमारी जो बॉडी है वो कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से सीरियस इंजरीज हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। इसीलिए स्विचेस और प्लग को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। हमें डैमेज वायर और अप्लायंस, डैमेज वायर या अप्लायंसेस जो है उन्हें यूज नहीं करना चाहिए। नाउ एसी और डीसी, ये दो चीजें आप सुनते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो सेल और बैटरीज में डायरेक्ट करंट होती है, डीसी बोलते हैं इसे। और जो वॉल सॉकेट्स में होती है, स्विचेस वगैरह में जो आप ऑन ऑफ करते हैं, उसमें एसी होता है, ऑल्टरनेटिंग करंट होता है। एसी कैन ऑपरेट लार्ज अप्लायंसेस, एसी में हम बड़े अप्लायंसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। नटशेल में समरी देख लेते हैं चैप्टर की। इलेक्ट्रिक सेल इज अ सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी 2 या 2 से ज्यादा सेल मिलाकर बनती है। सर्किट कंप्लीट होना चाहिए तभी करंट फ्लो होता है। स्विच जो है वो कंट्रोल करता है फ्लो ऑफ करंट। एलईडी ग्लो होती है ओनली इन वन डायरेक्शन। सर्किट डायग्राम्स यूज स्टैंडर्ड सिंबल्स। मेटल्स आर कंडक्टर, प्लास्टिक्स एंड रबर्स आर इंसुलेटर्स। ओके, सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी हैव टू कवर नाउ। अब देख लेते हैं कि एग्जाम में क्या चीजें आपको याद होनी चाहिए। कंप्लीट सर्किट व्हेन एक्सप्लेनिंग ग्लोइंग ऑफ अ बल्ब, मेंशन डायरेक्शन ऑफ करंट करेक्टली, ये अच्छे से याद होना चाहिए। एलईडी की पोलैरिटी क्या है वो आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने अच्छे से बताया था कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यूज करेक्ट सिंबल्स इन सर्किट डायग्राम, सिंबल्स वगैरह अच्छे से आने चाहिए, मैच दैम आ जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स आ जाते हैं। और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में डिफरेंसेस आपको अच्छे से आने चाहिए। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि स्विच इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नहीं, स्विच इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स नहीं है, स्विच सिर्फ ऑन ऑफ का सोर्स है जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने देता है, ये रोकता है। पोलैरिटी अगर आप भूल जाते हैं कनेक्टिंग एलईडी में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो आपके मार्क्स कटते हैं यहाँ पर। रॉन्ग सर्किट सिंबल्स ड्रॉ करते हैं बच्चे। मिक्सिंग अप कंडक्टर एंड इंसुलेटर, एग्जाम्पल मिक्स कर देते हैं। इग्नोरिंग सेफ्टी पॉइंट्स इन आंसर्स, ठीक है, तो ये आपको पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने हैं। अब चैप्टर नंबर 4 देख लेते हैं। सो चैप्टर 4 है द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो कोर आइडिया देखते हैं चैप्टर का। मेटल्स अराउंड अस शो डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मेटल में अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। इन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स में। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट करते हैं डिफरेंटली इन एयर एंड वाटर। इनकी जो प्रॉपर्टी है डिसाइड करती है देयर यूजेस इन एवरीडे लाइफ। नाउ इंट्रोडक्शन है आयरन स्मिथ एंड मेटल। आयरन स्मिथ जो है बनाते हैं टूल्स जैसे पेन, बकेट, स्टोंग्स, स्पेड्स, एक्सेस एटसेट्रा। आयरन इज हीटेड, लोहे को गर्म किया जाता है, उसे बीट किया जाता है और शेप दिया जाता है। दिस शोज कि आयरन क्या है, इसे हम फ्लैट कर सकते हैं बिना तोड़े हुए। आयरन की शीट बन जाएगी लेकिन लोहा जो है टूटेगा नहीं। ये हेल्प करता है टू स्टडी द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे पहली प्रॉपर्टी अपीयरेंस, लस्टर, मतलब इसमें चमक होती है, शाइनी आपको देखने में लगेंगे मेटल, जैसे आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है। ये जो मेटेलिक लस्टर है इसी की वजह से शाइन आती है। नॉन मेटल्स जैसे कोल, सल्फर, वुड, ये नॉन लस्टरस होते हैं, इनमें चमक नहीं होती है। लस्टर से हम आइडेंटिफाई करते हैं मेटल्स को। सेकंड इनकी प्रॉपर्टीज है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी मतलब क्या होता है कि आप जैसे अभी मैंने बताया कि लोहे को अगर हम बीट करते हैं तो टूटता नहीं है ना, शीट में चेंज हो जाता है। सो मेलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ by which a material can be beaten into thin sheet. मेटल जैसे आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, इन्हें हम फ्लैटन कर सकते हैं when hammered. Then non-metals like coal and sulfur break into pieces. कोयला वगैरह तो टूट जाता है अगर उसके ऊपर आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो तो, राइट। वुड जो है, लकड़ी जो ना तो फ्लैटन होती है ना टूटती है। गोल्ड, सिल्वर आर मोस्ट मेलिएबल मेटल्स, तभी तो इनके गहने, ज्वेलरी इतनी बारीकी से बनाए जा सकते हैं क्योंकि मेलिएबल, इनको कैसे भी मोड़ा जा सकता है। एल्यूमिनियम फॉइल, सिल्वर फॉइल आर एग्जाम्पल ऑफ मेलिएबिलिटी। एल्यूमिनियम फॉइल देखते हो कितनी थिन शीट होती है जिसमें आपकी रोटी जिसमें आपकी मम्मी रोटी वगैरह लपेट के देती है लंच में, राइट। सो एल्यूमिनियम फॉइल, इसीलिए
एल्यूमिनियम क्या है, मेटल है, बहुत ज्यादा मेलेबिलिटी होती है। नाउ नेक्स्ट है स्पेशल पॉइंट, नॉट ऑल मेटल्स आर हार्ड, सारे मेटल जो है, सारे मेटल्स हार्ड नहीं होते, जैसे सोडियम एंड पोटेशियम ये वेरी सॉफ्ट मेटल होते हैं। मर्क्यूरी तो ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है। तो सभी मेटल्स हार्ड होते हैं क्या, नहीं होते हैं। अब नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी पढ़ेंगे डक्टिलिटी। डक्टिलिटी मतलब इसको हम चेंज कर सकते हैं मटेरियल को, इट कैन बी ड्रॉन इनटू अ थिन वायर, पतली से वायर में भी चेंज कर सकते हैं, जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम। तभी तो वायर के अंदर, प्लास्टिक के अंदर क्या आप देखते होंगे, कॉपर की, एल्यूमिनियम की वायर होती है। सो मेटल वायर इलेक्ट्रिक वायरिंग में, ऑर्नामेंट्स में, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज होते हैं। गोल्ड इज हाईली डक्टाइल, कोल और सल्फर जो है डक्टाइल नहीं है ना। देन नेक्स्ट है सोनोरिटी। सोनोरिटी मतलब साउंड से रिलेटेड, मेटल में साउंड प्रोड्यूस होती है, रिंगिंग साउंड आती है, ये इस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, सोनोरिटी। एग्जाम्पल मेटल बेल, मेटल स्पून, मेटल कॉइन, चम्मच वगैरह गिर जाए, थाली गिर जाए या थाली टकरा जाए एक बर्तन दूसरे बर्तन से, तो एक आवाज क्रिएट होती है जिसे सोनोरिटी कहते हैं। तो नॉन मेटल्स लाइक कोल, वुड प्रोड्यूसेस डल साउंड, इसमें डल साउंड आता है, बहुत धीमा है ना। स्कूल की जो बेल है, घुंघरू जो होते हैं, इसमें सोनोरिटी हमें देखने को मिलती है मेटल्स की। नाउ नेक्स्ट है कंडक्शन ऑफ हीट। मेटल्स जो है अलाउ करते हैं हीट को पास होने के लिए थ्रू देम, कि उनमें से पास हो जाए, इसीलिए मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, और वुड क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। मेटल के बर्तन इसीलिए बनाए जाते हैं क्योंकि उनसे जल्दी से हीट उसमें पास होती है और खाना जो है अच्छे से कुक हो पाता है। हैंडल्स जो होते हैं वेसल के, इसीलिए ऐसी चीजों के बने होते हैं प्लास्टिक और वुड के, जो पुअर कंडक्टर है हीट के, जो हीट को पास नहीं होने देते, और हम टच करें तो हमें बर्न्स ना हो, हमें जले नहीं, और हम आसानी से कैरी कर सके बर्तन को। देन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब मेटल्स जैसे कि कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम, ये अलाउ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, इन्हें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। जैसे कि मटेरियल है रबर, प्लास्टिक, वुड, ग्लास, ये अलाउ नहीं करते हैं, इन्हें पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन के टूल्स आप देखेंगे, जैसे पेचकस वगैरह होता है, आगे तो उसमें रहेगा लोहा, स्टील जो भी है, लेकिन पीछे उसमें प्लास्टिक का हैंडल रहता है सेफ्टी पर्पज से, क्योंकि प्लास्टिक क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो पाती है। देन नेक्स्ट देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन मेटल। ये हमने पढ़ा था कि आयन का सबसे पहले देखा था, आयन में इफेक्ट होता है रस्टिंग, जंग लग जाती है। आयन ऑब्जेक्ट्स डेवलप अ ब्राउन लेयर, इसमें एक ब्राउन लेयर डेवलप हो जाती है जब नमी में हम उसे छोड़ दें, हवा में छोड़ दें जहां पर नमी हो, और ये जो ब्राउन डिपोजिट है इसे हम रस्ट कहते हैं, जंग कहते हैं। रस्टिंग अकर्स ओनली व्हेन, रस्टिंग कभी भी ऐसी नहीं होगी कि सिर्फ हवा है और पानी नहीं है, जब दोनों चीजें होंगी, नमी होगी तभी जाके, मॉइस्चर होगा तभी जाके रस्टिंग होती है। रस्टिंग वीकेंस आयन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग की वजह से लोहे की चीजें जो है खराब हो जाती है। देन नेक्स्ट हमने कंक्लूजन, एक एक्सपेरिमेंट किया था चैप्टर में कि ड्राई एयर अगर अकेला हम ले तो क्या रस्टिंग होगा, नहीं। वाटर अलोन, नहीं। एयर और वाटर दोनों होंगे तो रस्ट फॉर्म होता है। तो रस्टिंग इज अ टाइप ऑफ कोरोशन, कोरोशन मतलब चीज खराब हो जाती है रस्टिंग की वजह से। तो हम रस्टिंग को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इसीलिए लोहे के दरवाजे खिड़की आप देखते हैं पेंट किया जाता है, पेंट से ऊपरी सतह जो होती है लोहे की कवर हो जाती है, तो हवा और पानी उस पर रिएक्ट नहीं करता। या ऑयलिंग, ग्रीसिंग, गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है कि आयन के ऊपर एक लेयर चढ़ा दी जाती है जिंक की, जिसकी वजह से रस्टिंग रुक जाती है। ओके, नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट एक हमने देखा था कि आयन पिलर है एक दिल्ली में जो 1600 साल पुराना है, लेकिन अभी भी उसमें रस्ट नहीं है। इट शोज एडवांस एंशिएंट मेटल टेक्नोलॉजी। देन इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल, तो अभी हमने आयन पे देखा। मैग्नीशियम में क्या होता है, मैग्नीशियम को जैसे ही एयर में हम लेके जाते हैं तो उसे जब जलाओगे तो एक ब्राइट व्हाइट फ्लेम होती है। मैग्नीशियम जो है एयर में बर्न हो जाता है विद अ ब्राइट व्हाइट फ्लेम। इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। जलने के बाद इसमें क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है बेसिक नेचर का होता है। मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, मेटल के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। देन सोडियम, अब इसका हम जानते हैं, तो सोडियम जैसे ही एयर या वाटर में आप रखोगे तो विग्रसली बहुत तेज रिएक्ट करता है, इसीलिए सोडियम को केरोसिन के अंदर रखा जाता है, इसे ताकि इसे प्रिवेंट किया जा सके एयर और मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए। देन सब्सटेंसेस दैट बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम मेटल्स, मेटल से जो अलग होते हैं, जैसे सल्फर, सल्फर एयर में बर्न हो जाता है टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड डिसॉल्व हो जाता है पानी में टू फॉर्म एसिडिक सोल्यूशन। सल्फर डज नॉट रिएक्ट विद वाटर डायरेक्टली, मतलब वाटर के साथ डायरेक्टली सल्फर रिएक्ट नहीं करेगा, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड जो है जो एयर में बनता है तो वो रिएक्ट करता है पानी के साथ, तो पानी एसिडिक सॉल्यूशन क्रिएट करता है। देन नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ते हैं। नॉन मेटल्स डल होते हैं, मतलब शाइनी नहीं होते, सॉफ्ट होते हैं। ब्रिटल, ब्रिटल यानी टूट जाते हैं अगर उस पर आप जोर से मारोगे हथौड़ी से या किसी चीज से। नॉन मेलिएबल होते हैं, मतलब उनको मोड़ा नहीं जा सकता, शीट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। डक्टाइल नहीं होते, वायर जैसा नहीं बनाया जा सकता। नॉन सोनरस होते हैं, साउंड बहुत कम या बिल्कुल भी नहीं आती है। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इन
जिनसे हीट और इलेक्ट्रिसिटी भी जल्दी अच्छे से पास नहीं होती, इसलिए पुअर कंडक्टर्स होते हैं। ऑक्साइड्स जो नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक होते हैं। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक, और यहां हमने क्या देखा था, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर, देखो मेटल ऑक्साइड्स आर जनरली बेसिक, ये कंपैरिजन में आ जाएगा या ट्रू फॉल्स आएगा तो यहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। मतलब मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, MB याद रख लो, मेटल बेसिक, नॉन मेटल एसिडिक, ओके, नॉन मेटल एसिडिक। नाउ अब एलिमेंट्स समझते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स ये सारे जो मिलकर जिन चीजों से बने हैं उन्हें हम एलिमेंट्स कहते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। मान लो एक घर है, तो घर को एक ईंट से शुरू किया गया होगा, एक एक ईंट जोड़कर घर या एक दीवार की बात करो तो एक दीवार रेडी हुई होगी। तो एक दीवार जो है वो क्या है, मेटल और नॉन मेटल है। एक ईंट अगर आप एग्जाम्पल लो, ईंट को भी छोटे छोटे मिट्टी के कण से ईंट बनी होगी, उस मिट्टी का सबसे छोटा कण जिसको और ज्यादा ना तोड़ा जा सके वो क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। तो एलिमेंट को और ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में हम नहीं तोड़ सकते। अभी तक जितने एलिमेंट्स हम जानते हैं उनके नंबर्स 118 है। एलिमेंट्स जो है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मैटर का, किसी भी मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक है, वहीं से शुरुआत होती है। छोटे छोटे मिट्टी के कण बन के थोड़ी ज्यादा मिट्टी बनी होगी, फिर मिट्टी बनने से उसे हमने इकट्ठा किया, ईंट बनाए, ईंट से दीवार बनाई। सबसे बेसिक जो छोटी सी रेत के कण से भी बहुत 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 छोटी, उसे क्या कहते हैं, एलिमेंट, जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। नाउ आर नॉन मेटल्स एसेंशियल इन एवरीडे लाइफ? क्या नॉन मेटल्स हमारी लाइफ में जरूरी है? यस। ऑक्सीजन देखो नॉन मेटल है, इसके बिना तो हम सांस ही नहीं ले सकते, जीवन ही पॉसिबल नहीं है। कार्बन इज एसेंशियल फॉर लाइफ फॉर्म, नाइट्रोजन इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर, क्लोरीन इज यूज्ड इन वाटर प्यूरिफिकेशन, आयोडीन इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। तो ये सारे क्या है, नॉन मेटल्स के यूज है जो एवरीडे लाइफ में हम यूज करते हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं इन अ नटशेल, समरी देख लेते हैं। मेटल्स आर लश्चरस, मेटल लश्चरस होते हैं, शाइनी होते हैं, मेलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनरस होते हैं। मेटल्स हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। नॉन मेटल्स लैक करते हैं ये सारी प्रॉपर्टीज। रस्टिंग is a corrosion of iron. Both metals and non-metals are essential in life. एग्जाम अलर्ट्स में राइट क्लियर डेफिनेशन ऑफ मेलिएबिलिटी, डक्टिलिटी एंड सोनोरिटी, तो ये कॉन्सेप्ट्स आपको याद होने चाहिए। कंडीशन ऑफ रस्टिंग के लिए एयर वाटर दोनों जरूरी है, ये याद होना चाहिए। स्टेट नेचर ऑफ ऑक्साइड्स की मेटल बेसिक और नॉन मेटल एसिडिक क्रिएट करते हैं ऑक्साइड्स, ये आपको याद होना चाहिए। और यूज एग्जाम्पल ओनली व्हेन आस्क्ड, जब एग्जाम्पल्स पूछते हैं तब आपको एग्जाम्पल्स भी देने चाहिए। देन कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या कहते हैं कि सारे मेटल्स हार्ड होते हैं। मैंने आपको एग्जाम्पल बताए थे दो या तीन की हार्ड नहीं होते हैं सारे। देन फॉरगेटिंग मर्करी इज लिक्विड, है ना, मर्करी क्या है, लिक्विड है। मिक्सिंग रस्टिंग एंड आयन, राइटिंग वुड एज ए नॉन मेटल एलिमेंट्स, कंफ्यूजिंग कंडक्टर ऑफ हीट विद इलेक्ट्रिसिटी। देखो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर दोनों अलग हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था और इस चैप्टर में भी, इसीलिए जब एक साथ हम रिवीजन करते हैं तो बहुत सारी चीजें हमारी क्लियर होती चली जाती है। तो आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। कमेंट करिए, बताइए कैसा लग रहा है अभी तक, और कौन कौन बच्चे यहाँ तक रुके हुए हैं। सिर्फ यस टाइप करिए, तो यस टू लिखना, मतलब सेकेंड बार मैम ने पूछा यहाँ तक हम लोग रुके हुए हैं, ठीक है। चलिए अब चैप्टर नंबर 5 देख लेते हैं। चैप्टर 5 है हमारा चेंजेस अराउंड अस, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। चलिए इसका कोर आइडिया देख लेते हैं चैप्टर का। चेंजेस हमारे हर तरफ रोज हो रहे हैं, हर वक्त होते रहते हैं। सम चेंजेस अफेक्ट ओनली द अपीयरेंस ऑफ सब्सटेंस, मतलब कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो सब्सटेंसेस के लुक में चेंज कर देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो सब्सटेंस को एक नया रूप, मतलब नया बना देते हैं। वो पुराना सब्सटेंस नहीं रह जाता, बिल्कुल ही चेंज कर देते हैं। तो इन्हीं चेंजेस के हिसाब से दो तरीके के चेंजेस होते हैं, मतलब इन्हीं तरीकों से, फिजिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस। चेंजेस जो है कुछ ऐसे हैं कैन ऑल्सो बी रिवर्सिबल, जो रिवर्स हो सकते हैं, उन्हें दोबारा हम पहले फॉर्म में ला सकते हैं। कुछ इरिवर्सिबल होते हैं, कुछ डिजायरेबल होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल होते हैं। कुछ चेंजेस स्लो होते हैं, कुछ चेंजेस फास्ट होते हैं। यही पूरे चैप्टर में हमने समझा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं चैप्टर को। सो इसका इंट्रोडक्शन है चेंजेस अराउंड अस। क्या क्या चेंजेस हमने पढ़े थे? सो एग्जाम्पल, डेली लाइफ में आइस मेल्ट हो रही है, वाटर में कन्वर्ट हो रही है। कोल्ड वाटर फिर से नॉर्मल हो रही है बॉटल में। फिर बर्ड टर्निंग इनटू फ्लावर, छोटी सी एक फूल की कोपल है वो फूल में चेंज हो जाती है। बनाना जो उसपे ब्राउन स्पॉट्स डेवलप होने लग जाते हैं, उसमें से स्मेल आने लग जाती है। दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट चेंजेस बी इन साइज, शेप, स्टेट, स्मेल, कलर और नेचर ऑफ सब्सटेंसेस। तो चेंजेस किसी भी तरीके के हो सकते हैं, साइज में, शेप में, स्टेट ऑफ मैटर में, देन स्मेल में, कलर में और नेचर ऑफ सब्सटेंसेस में। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं। वी ऑब्जर्व चेंजेस यूजिंग आवर सेंसेस। हमारे सेंसेस हमें हेल्प करते हैं चेंजेस, जैसे कुछ साइज बढ़ रहा है किसी चीज का या कुछ हो रहा है तो हम साइट देख कर बताते हैं। जो टेस्ट है वो चेंज हो रहा है,
स्मेल से पता करते हैं, टच से पता करते हैं, टेस्ट से पता करते हैं, हियर करके, सुन के पता करते हैं। तो ये सारे सेंसेस जो हमारे हैं ये हेल्प करते हैं चीजों को या चेंजेस को ऑब्जर्व करने में। नाउ फर्स्ट है सब्सटेंसेस में चेंज इन अपीयरेंस बट रिमेन द सेम। मतलब नाउ अब हम उन चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं जिसमें सब्सटेंसेस जो है सेम रहते हैं, बस उनका लुक चेंज हो जाता है, उसे हम फिजिकल चेंज कहते हैं। चेंजेस इन विच नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म। तो फिजिकल चेंजेस कौन से हैं? जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, सिर्फ उसका शेप बदल जाता है, साइज बदल जाता है, स्टेट बदल जाता है और चेंज हो जाता है ना। देन एक्टिविटीज एक्सप्लेन, इसमें हमने देखी थी, एक पेपर को आप फोल्ड करो, अब पेपर को फिर से ओपन करो, है ना, तो क्या होगा, पेपर सेम बन जाएगा। बलून को आप फुलाओ और फिर छोड़ दो तो रबर जो है वो सेम रहेगी। क्रशिंग चॉक, चॉक को आप क्रश कर दो, चॉक पाउडर स्टिल चॉक, चॉक ही रहेगा ना वो, उसको आप फिर से बना सकते हो सेम वैसा। चेंज ऑफ स्टेट ऑफ वाटर, आइस, बर्फ को आप पिघला दो पानी बन जाएगा, पानी से भाप बना दो, भाप को फिर ठंडा कर दो पानी बन जाएगा। तो इसमें सिर्फ फिजिकल चेंज हो रहे हैं, हम दोबारा से कन्वर्ट कर पा रहे हैं, है ना। तो फिजिकल चेंज क्या हो गया? जिसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बन रहा है। नाउ अब कुछ सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, ऐसे चेंज होते हैं जिनमें अपीयरेंस ही नहीं बल्कि वो पूरे ही चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस कौन से हैं? चेंजेस इन विच अ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जो नए सब्सटेंसेस फॉर्म कर रहे हैं जैसे केमिकल रिएक्शन के थ्रू। लाइम वाटर का एक्सपेरिमेंट हमने देखा था, ब्लोइंग एयर इनटू टैप वाटर, नो चेंज। अगर आप नॉर्मल पानी में फूकोगे, हवा स्ट्रॉ के थ्रू फूकोगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता, लेकिन चूने के पानी में तो मिल्की बन जाता है। तो एक नया जो सब्सटेंस बन रहा है, व्हाइट व्हाइट सा झाग दिखता है आपको, वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। दिस प्रूव्स अ केमिकल चेंज हैज अकर्ड, कि अब इसमें केमिकल चेंज हो गया है। फिर हमने विनेगर और बेकिंग सोडा का एक्सपेरिमेंट देखा था, फिजिंग, जो बबल्स जैसा प्रोड्यूस होता है, इसमें से गैस रिलीज हो रही है, गैस रिलीज टर्न होने लगती है, लाइम वाटर जो है वो मिल्की हमें दिखने लगता है। गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हमने आइडेंटिफाई किया था। न्यू सब्सटेंसेस जो फॉर्म होते हैं वो केमिकल चेंज की वजह से फॉर्म होते हैं, केमिकल चेंज में ही नए सब्सटेंसेस फॉर्म होते हैं। ओके, नाउ सम अदर प्रोसेस इन्वॉल्विंग केमिकल चेंज, जैसे रस्टिंग, हमने देखा था लोहे पे जंग लगती है, इसमें क्या हो रहा है, आयन ऑक्साइड में चेंज हो रहा है, तो ये केमिकल चेंज है। क्या आप जो जंग है उसको दोबारा से अच्छा लोहा बना सकते हो? नहीं बना सकते हो। जंग लगने के लिए दो चीजें चाहिए, एयर और वाटर, यानी एयर और मॉइस्चर दोनों होने चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट है कंबशन। कंबशन मतलब जलने से रिलेटेड, तो बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम का हमने पिछले चैप्टर में भी देखा था कि मैग्नीशियम रिबन को जब हम बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, इसमें हीट और लाइट प्रोड्यूस होती है। कंबशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग ऑक्सीजन। इसमें कंबशन कब होगी, कोई भी चीज कब जलेगी, ज्वलनशीलता जो होती है कब होती है, जब ऑक्सीजन का प्रेजेंस हो। सो डेफिनेशन अगर आप कंबशन की लिखने को आती है, अ रिएक्शन इन विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन और प्रोड्यूस करे हीट और लाइट, तो उसे कहते हैं कंबशन। ओके, नाउ क्या क्या कंडीशन रिक्वायर है कंबशन के लिए? हमने यहाँ पे फायर ट्रायंगल देखा था, जैसे फ्यूल, सबसे पहले कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, है ना, कि जिसे जलाना है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होना चाहिए, और हीट, इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर क्या था? वो टेम्परेचर जिसपे कोई भी चीज जलना स्टार्ट कर देती है ना, तो हीट का होना चाहिए। ये तीन चीजें होनी चाहिए कंबशन के प्रोसेस को शुरू होने के लिए। इग्निशन टेम्परेचर यहां मैंने समझा दिया है, लोवेस्ट टेम्परेचर, वो टेम्परेचर जहां पे कोई भी गीली चीज है, कोई कैसी भी चीज है, जिस पॉइंट पे वो जलना स्टार्ट कर दे, इतनी गर्म हो जाए कि वो जलना स्टार्ट कर रही है, तो वो लोएस्ट टेम्परेचर जहां पे कोई चीज जलने लगे, कैचेस फायर, उसे हम कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। पेपर बर्न्स फास्टर विद अ मैच स्टिक देन सनलाइट बिकॉज इट रीचेस इग्निशन टेम्परेचर क्विकली, है ना। तो ये चीजें हमने चैप्टर में देखी थी। देन कैन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस अकर टुगेदर, क्या फिजिकल और केमिकल चेंजेस दोनों साथ साथ हो सकती है? यस, हमने देखा था बर्निंग ऑफ कैंडल, जैसे कैंडल अगर जल रही तो उसमें फिजिकल चेंज क्या है, मेल्टिंग ऑफ वैक्स, जो मोम है मोमबत्ती में वो पिघल रही है तो फिजिकल चेंज हो रहा है, अगर वो फिर जम जाएगी तो फिर से वैसी वैक्स बन जाएगी। लेकिन जो भाप बन रही है, जो मोमबत्ती जो जलती जा रही है, तो खत्म होके कहाँ गई, खत्म तो हो गई ना, तो भाप के फॉर्म में उड़ जाती है, इवेपोरेशन हो जाता है, तो ये भी हमने देखा। और सॉलिडिफिकेशन ऑफ वैक्स, जो लिक्विड वैक्स है वो फिर से छोड़ दो थोड़ी देर तो सॉलिड हो जाता है, तो ये सारे क्या है, फिजिकल चेंजेस है, इसे हम दोबारा से कन्वर्ट कर सकते हैं। केमिकल चेंज में क्या हो गया, बर्निंग ऑफ वैक्स वेपर, अब वैक्स जो है वो जल के भाप बन गई, तो उसे हम कन्वर्ट नहीं कर सकते। कैंडल बर्निंग इन्वॉल्व्स बोथ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, तो इसमें दोनों चीजें होती हैं। ओके, नाउ क्या चेंजेस परमानेंट होते हैं, तो कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं, जिसे दोबारा से हम ऑब्टेन बैक, दोबारा से ला सकते हैं, जैसे आइस का फ्रीज करना, आइस को मेल्ट करना, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर, मतलब पानी को भाप बनाना, भाप से फिर पानी बनाना,
जाती है, ये होता है, ये रिवर्सिबल चेंज हो गए। कुछ चेंजेस होते हैं इरिवर्सिबल होते हैं, विच कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक, जिनको हम दोबारा ऑब्टेन नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, मेकिंग पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न बना दिया तो उसे दोबारा से मकई का दाना तो नहीं बनेगा। सब्जी कोई ली, आलू लिया, उसको चॉप कर दिया, कट कर दिया, तो क्या फिर से हम साबुत आलू बना सकते हैं? नहीं बना सकते, है ना। तो इसे कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। नाउ नेक्स्ट है, आर ऑल चेंजेस डिजायरेबल? क्या सारे चेंजेस अच्छे होते हैं? तो कुछ चेंजेस डिजायरेबल होते हैं, जैसे खाना पका रहे हैं, अगर चेंजेस नहीं होते तो खाना नहीं पकता, है ना, कच्ची चीजें ही खानी पड़ती। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, फल पक रहे हैं तो ये भी एक अच्छा चेंज है। सेटिंग कर्ड, दही जमना, फिर कंपोस्ट फॉर्मेशन, जो खाद वगैरह हम बनाते थे, अच्छे चेंजेस हैं। लेकिन अनडिजायरेबल क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग रही है तो लोहा खराब हो रहा है, तो ये डिजायरेबल थोड़ी है, कोई थोड़ी चाहता है कि लोहे में जंग लगे। या खाना स्पॉइल हो जा रहा है, या पोल्यूशन हो रहा है फ्यूल से, पेंट से। तो सम चेंजेस में बी अनडिजायरेबल इन वन सिचुएशन बट यूजफुल इन अनदर सिचुएशन। ओके, सो ये दो टाइप्स हो गए। देन सम चेंजेस आर स्लो एंड सम चेंजेस आर फास्ट, जैसे वेदरिंग ऑफ रॉक, रॉक ब्रेक्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंजेस, वाटर फ्रीजिंग इन क्रैक्स एंड ट्री रूट्स। तो वेदरिंग, पत्थर का जो टूटना है एकदम से नहीं होता है ना, बहुत धीरे धीरे होता है। फिजिकल चेंजेस होते हैं, केमिकल चेंजेस होते हैं, जिसकी वजह से सॉइल बनती है। पत्थर जब छोटे छोटे, बहुत छोटे टुकड़ों में टूटता है तो उसे सॉइल फॉर्मेशन कहते हैं। उसी से जाकर मिट्टी बनती है पत्थरों के टूटने से। तो एक दिन का प्रोसेस नहीं है, इसमें बहुत साल लग जाते हैं। देन इरोशन, इरोशन क्या है? वेयरिंग अवे द मूवमेंट ऑफ रॉक एंड सॉइल बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर। अब पत्थर एक जगह छोटे छोटे कंकड़ में टूट गए, मान लो बड़े जो रॉक थे, अब उनको जब पानी और हवा अपने साथ बहा कर ले जाती है तो उसे इरोशन कहते हैं। ये फिजिकल चेंज है, ये 1000 ऑफ ईयर्स में होता है और इसे रिवर्स नहीं किया जा सकता जल्दी से। नट शेल में अगर इस चैप्टर की समरी देखें तो फिजिकल चेंज में कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, केमिकल चेंज में नए सब्सटेंसेस बनते हैं। कंबशन के लिए हीट और लाइट, कंबशन हीट और लाइट प्रोड्यूस करती है। इग्निशन टेम्परेचर जरूरी होता है कंबशन के लिए। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंसेस कैचेस फायर। चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल, सम चेंजेस आर डिजायरेबल, सम आर नॉट। वेदरिंग एंड इरोशन ये हेल्प करते हैं अर्थ के सरफेस को शेप देने में। ओके, नाउ एग्जाम के लिए कुछ चीजें, जैसे न्यू सब्सटेंसेस किसमें फॉर्म होते हैं ये आपको याद होने चाहिए। मेंशन एग्जांपल्स, एग्जांपल्स वगैरह याद होने चाहिए। तीनों कंडीशन जो है कंबशन की और जो ट्राइंगल था वो याद होना चाहिए। डायग्राम आना चाहिए बनाने। कैंडल बर्निंग बोथ फिजिकल और केमिकल इसमें होता है, ये याद होना चाहिए। इग्निशन टेम्परेचर, कंबशन, वेदरिंग, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो टर्म्स है, ये अच्छे से समझ में आने चाहिए आपको। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि मेल्टिंग को सिर्फ केमिकल चेंज बोलते हैं। मेल्टिंग केमिकल चेंज नहीं है। फॉरगेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड टेस्ट, लाइम वाटर वाला टेस्ट भूल जाते हैं। Writing rusting as physical change, missing reasons in reversible, irreversible answer, mixing एरोशन एंड वेदरिंग डेफिनेशन। एरोशन और वेदरिंग सेम चीजें नहीं होती हैं, तो इनको मिक्स नहीं करना है। वेदरिंग मतलब टूटना, एरोशन मतलब उस जगह से दूसरी जगह वो जो टूटे हुए सब्सटेंसेस हैं, जो कंकड़ पत्थर हैं या जो मिट्टी है, उसको बहा कर ले जाना। ओके, सो विद दिस वी आर डन विद दिस चैप्टर। नाउ चैप्टर 6 है हमारा ग्रोइंग विद एज, द टीनेज ईयर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ एडोलेसेंस। एडोलेसेंस मतलब वो स्टेज होती है ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड, मतलब बचपन से जब आप थोड़े से बड़े हो रहे होते हैं, एडल्टहुड में जा रहे होते हैं, उस फेज को हम कहते हैं adolescence. It begins around the age of 10 and may continue till 19. During this stage, growth becomes faster and more noticeable. 10 से 19 साल के बीच में ये वाला फेज रहता है हमारा। इस स्टेज में हमारी जो ग्रोथ है बॉडी की, वो बहुत फास्ट होती है और नोटिसेबल होती है। कॉमन चेंजेस क्या क्या ऑब्जर्व होते हैं? जैसे हाइट बढ़ती है, वेट और स्ट्रेंथ बढ़ती है, अपीयरेंस हमारा चेंज होता है, बिहेवियर चेंज होता है। एक एक करके समझते हैं इनको। जैसे इंक्रीज इन हाइट, तो हाइट इंक्रीज कंटिन्यूअसली होती है फ्रॉम बर्थ से ये बढ़ती चली जाती है, लेकिन ग्रोथ इन हाइट बिकम्स मोर रैपिड ड्यूरिंग दिस फेज ऑफ एडोलेसेंस। इस समय में ज्यादा हाइट हमारी चेंज होती है। ये क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ ग्रोथ रिलेटेड हार्मोन्स, ऐसे हार्मोन्स हमारी बॉडी में बनते हैं जो हमारी ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। फिर सेकेंड है चेंजेस इन बॉडी स्ट्रक्चर, वेट और स्ट्रेंथ जो है चेंज होती है। जैसे बॉयज की बात करें तो उनके शोल्डर बिकम ब्रॉडर, शोल्डर चौड़े होते हैं, चेस्ट वाइडर होती है, मसल्स डेवलप होते हैं। गर्ल्स में देखें तो ब्रेस्ट का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, बॉडी शेप चेंज होता है। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में ये दो चीजें कॉमन होती हैं। जैसे गेन वेट एंड फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनते हैं बच्चे इस फेज में आकर। देन नेक्स्ट है चेंजेस इन वॉइस, वॉइस में चेंज होता है। जैसे जो वॉइस बॉक्स होता है, जिसे लाइनेक्स बोलते हैं, ये ग्रो होता है ड्यूरिंग एडोलेसेंस फेज। वॉइस डीपर और भारी आवाज होती है। बल्ज कॉल्ड एडम्स एप्पल में अपीयर, एडम्स एप्पल जैसा गले के पास एक उठा हुआ दिखता है आपको, वो बनने लग जाता है बॉयज में। गर्ल्स में वॉइस बॉक्स ऑल्सो ग्रोज, लड़कियों में भी बढ़ती है लेकिन उनकी जो वॉइस है वो माइल्ड रहती है। दीज चेंजेस वरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ये लोगों में, हर लोग में अलग अलग तरीके से चेंजेस
आते हैं वॉइस में। देन चेंजेस इन फेशियल स्किन में जैसे पिंपल्स आएंगे, एक्ने आएंगे, ये एडोलेसेंस में कॉमन है। ये क्यों होते हैं? क्योंकि इंक्रीज्ड सिक्रेशन ऑफ ऑयल फ्रॉम स्किन ग्लैंड, बहुत ज्यादा ऑयल सिक्रीट होता है, निकलता है हमारे स्किन के जो ग्लैंड्स हैं उससे। ऑयल ये ब्लॉक कर देते हैं पोर्स को, जिसके कारण इन्फेक्शन होता है। पिंपल्स विजिबल साइन ऑफ एक्ने। नाउ नेक्स्ट इज अपीयरेंस ऑफ हेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अलग अलग जगह पर हमारी बॉडी में हेयर ग्रोथ होने लगते हैं, जैसे आर्म पिट में, बाजुओं के नीचे, प्यूबिक रीजन में, हमारे जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स में, दोनों में। बॉयज में डेवलप मूछास, मूछ दाढ़ी आने लग जाती है, सीने पे बाल आने लग जाते हैं बॉयज के। देन अमाउंट एंड टाइमिंग ऑफ हेयर ग्रोथ डिफर अमंग इंडिविजुअल, कितने बाल आ रहे हैं, कितने जल्दी आ रहे हैं, कितनी देर से आ रहे हैं, ये सब हर पर्सन का अलग अलग होता है। सच वेरिएशंस आर कंप्लीटली नॉर्मल, ये नॉर्मल बात है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो याद होने चाहिए इसमें? चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस डिफर इन टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट, ये अलग अलग हो सकते हैं। हर इंडिविजुअल का एक्सपीरियंस जो है वो अलग पेस पे होता है, ऐसा नहीं सबके साथ सेम होता है। ऑल दीज चेंजेस आर नेचुरल, ये सारे चेंजेस नेचुरल होते हैं। नाउ ये तो हो गए कुछ चीजें हमने पढ़ी कि क्या क्या चेंजेस हमें दिखते हैं। नाउ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? तो पहला है सर्टेन चेंजेस हेल्प डिस्टिंग्विश मेल्स फ्रॉम फीमेल। मेल्स और फीमेल को अगर अलग अलग हमें समझना हो तो कुछ ऐसे फीचर्स डेवलप होने लगते हैं जिससे हम कैटेगराइज कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश, डिफरेंसेस कर सकते हैं। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते रिप्रोडक्शन में। मतलब रिप्रोडक्शन क्या होता है? रिप्रोडक्शन में जब हम अपने जैसे ऑफस्प्रिंग, मतलब अपने जैसे दिखने वाले, अपने जैसे लगने वाले बेबी को, या बोल सकते हैं नए ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो सेक्सुअली नहीं रिलेटेड है, जैसे चेंज इन वॉइस, फेशियल हेयर इन बॉयज, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन गर्ल्स, तो ये डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, बेबी को रिप्रोड्यूस करने में। दीज आर कॉल्ड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। ये सारे क्या है? सेकेंडरी है। दे इंडिकेट द ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी। एक ये जो फेज है जिसे हम प्यूबर्टी बोलते हैं, जिसमें आके हम रिप्रोड्यूस करने की क्षमता जनरेट होती है बॉयज में, गर्ल्स में, तो उसके ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं कि बाल आ रहे हैं जगह जगह बॉडी पे, फेस पे, दाढ़ी मूछ आ रही है बॉयज के, ब्रेस्ट डेवलप हो रहे हैं गर्ल्स में, आवाज चेंज हो रही है। इसका कोई सीधे सीधे लिंक नहीं है, ये सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, नाउ प्यूबर्टी क्या होता है? तो इट इज स्टेज व्हेन बॉडी अंडरगोज एक्सटर्नल चेंजेस, इंटरनल चेंजेस। तो इस स्टेज में जो प्यूबर्टी है उसमें दो तरीके के चेंजेस हमारी बॉडी में होते हैं। एक्सटर्नल चेंजेस होते हैं जो बाहरी चेंज होते हैं, और इंटरनल भी होते हैं, अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर चेंजेस हो रहे हैं वो भी होते हैं। तो इन्हीं चेंजेस के कारण क्या होता है, हमारी जो बॉडी है वो कैपेबल होती है किस चीज के? रिप्रोडक्शन के, अपने जैसे एक बेबी को, अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। प्यूबर्टी मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। ये जो प्यूबर्टी एज है ये हमें ये दिखाती है कि अब हमारी जो बॉडी है गर्ल्स की, बॉयज की, ये रिप्रोडक्शन के लिए मैच्योर है, मतलब अब हम रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, चेंजेस दैट इंडिकेट रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी। तो दो तरीके के चेंजेस हमने पढ़े, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनली बॉडी के अंदर क्या क्या चेंज होते हैं? तो सम चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस आर नॉट विजिबल, ये हमें दिखते नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर हो रहे हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, जैसे दीज इन्वॉल्व मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है ये मैच्योर होते हैं। बोथ बॉयज एंड गर्ल्स एक्सपीरियंस दीज चेंजेस ग्रेजुअली, धीरे धीरे, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे चेंजेस बॉयज और गर्ल्स दोनों में देखने को मिलते हैं। देन मेंस्ट्रुअल साइकिल इन गर्ल्स, तो गर्ल्स में क्या क्या चेंजेस होते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल्स शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पीरियड्स भी बोलते हैं ना। वन इंपॉर्टेंट चेंजेस इन एडोलेसेंट गर्ल इज स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं जिसे मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। ये हर 28 से 30 दिन में ये साइकिल आते हैं, किसी का 28 दिन में आता है, किसी का 30 दिन में, किसी का 35 दिन में। तो एक साइकिल बन जाता है। हर मंथ में ब्लड डिस्चार्ज होता है, जो कि 3 से 7 दिन तक बॉडी से ब्लड डिस्चार्ज होता है गर्ल्स में, इसे कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज है एडोलेसेंट गर्ल्स में, ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है एंड अ गुड साइन ऑफ रिप्रोडक्टिव हेल्थ, मतलब आपकी जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है वो बहुत अच्छी होती है, इसको दिखाता है अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जो है हमारे रेगुलर होते हैं। तो ये जो मेंस्ट्रुएशन का प्रोसेस है यूजुअली स्टॉप हो जाता है, रुक जाता है 45 से 55 साल की एज में, है ना। तो धीरे धीरे इसका जो फ्लो है वो कम होकर और फिर खत्म हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल्स गर्ल्स में। ओके, नाउ ब्रेकिंग मिथ अबाउट मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का जो प्रोसेस है हमारे इंडिया में बहुत सारी जगहों पर ये मिथ की तरह लिया जाता है। कुछ ऐसे अंधविश्वास हैं, जैसे मेंस्ट्रुएशन इज ऑफन सराउंडेड बाय मिथ एंड टैबूज, बहुत सारी चीजें इसमें धारणा बना ली गई है लोगों द्वारा। दीज बिलीव्स हैव नो साइंटिफिक बेसिस, लेकिन इन जो मिथ्स हैं, धारणाएं हैं, अफवाहें हैं, इनका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये एक नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस है। अ साइंटिफिक आउटलुक हेल्प्स प्रमोट गुड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये तो एक अच्छी चीज है जो बॉडी के साथ होनी चाहिए, तो इस पर हमें खुलकर बातचीत करनी चाहिए। मेंस्ट्रुएशन कोई बुरी चीज नहीं है, जैसा कि लोग कहते हैं कि जब पीरियड्स हैं तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किचन में नहीं जाना चाहिए, ये नहीं छूना चाहिए, वो नहीं छूना चाहिए। ये क्या है? मिथ्स हैं, अफवाह है, ऐसा साइंटिफिक
इसका कोई बेस नहीं है। नाउ इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंज इन एडोलेसेंस में इमोशनली भी बहुत चेंजेस आते हैं, बिहेवियरल चेंजेस आते हैं। जैसे आप लोग 10 साल 11 साल के होंगे तो देखते होंगे कि कुछ चेंजेस आ रहे हैं आपकी बॉडी में। आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, जल्दी आपके मूड स्विंग्स होते हैं, कभी आपको कोई थोड़ा प्यार दिखा दे तो आप बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाते हैं ना। तो इमोशनल चेंजेस, एडोलेसेंस इज मार्क्ड बाय स्ट्रॉन्ग इमोशंस। कॉमन इमोशनल चेंज क्या है? मूड स्विंग। थोड़ी देर में आपको कुछ अच्छा लगेगा, थोड़ी देर में कुछ लगेगा कि अरे ये मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्यों कर रही हूँ, है ना। सेंसिटिविटी बहुत बढ़ जाती है। किसी का दुख सुनोगे तो तुरंत आप रोने लग जाओगे, किसी की अच्छी बात सुनोगे तो आपको भी अच्छा लगने लगेगा। कंफ्यूजन, एक्साइटमेंट, ये बहुत ज्यादा बड़े, हम कहते हैं ना, एक्सट्रीम होता है इस समय में। देन ये हो गया इमोशनल चेंज। बिहेवियरली क्या चेंज आते हैं? जैसे इमोशंस चेंजेस इन्फ्लुएंस बिहेवियर। जैसे ही आप इमोशनली चेंज होते हो तो ये आपके बिहेवियर को भी इन्फ्लुएंस करता है। एडोलेसेंट में डेवलप न्यू इंटरेस्ट, नई नई आपको चीजें सीखने का मन करता है, क्रिएटिविटी आती है, सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग इमोशंस हेल्प्स इन मेकिंग बेटर डिसीजन। आप अपने इमोशंस को अगर अच्छे से समझते हैं तो हम अच्छे डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करते हैं। देन फोर्थ है, इसमें फोर्थ एक्सरसाइज थी 6.4, मेकिंग एडोलेसेंस अ जॉयफुल एक्सपीरियंस। तो अब देखो, ये एडोलेसेंस एक एज है जो आनी ही है, तो हमें इसको ऐसा एक्सपीरियंस करना चाहिए, बहुत इंजॉय के साथ इस समय को बिताना चाहिए, क्योंकि लाइफ में एक बार ही आता है ये फेज, है ना। सो हेल्दी हैबिट्स अपनानी चाहिए ताकि आपका जो लाइफ स्टाइल है वो हेल्दी हो, आपकी बॉडी अच्छी रहे। पॉजिटिव एक्शंस करने चाहिए जो कि इंप्रूव कर सके आपका ओवरऑल वेलबींग। देन मीटिंग न्यूट्रिशनल नीड्स, क्योंकि हमारी बॉडी इस समय में रैपिड ग्रोथ कर रही है तो न्यूट्रिशन, पोषक तत्व की बहुत ज्यादा जरूरत है। न्यूट्रिशियस डाइट हमें लेना चाहिए। न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें आती है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कैल्शियम एंड आयरन आर स्पेशली इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें अगर आप ढंग से नहीं खाएंगे, नहीं लेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी। देन नेक्स्ट है पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, इससे इन्फेक्शंस नहीं होते। जैसे आर्मपिट्स, प्यूबिक रीजन जो है, स्पेशल अटेंशन यहाँ पर देना चाहिए। जैसे हेयर ग्रोथ है तो उनको कैसे साफ करना है, अपने बड़ों से आप पूछ सकते हैं, मम्मी से हेल्प ले सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। मेंस्ट्रुअल हाइजीन इज इंपॉर्टेंट फॉर गर्ल्स। सैनिटरी पैड्स, जैसे पीरियड्स का जब समय होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आते हैं, तो उस वक्त जो आप पैड यूज कर रहे हैं तो ऐसा नहीं यूज करके कहीं भी फेंक दिया, उसको सही से डिस्पोज करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स जो होते हैं वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। बायोडिग्रेडेबल मतलब अगर आप उनको फेंक रहे हैं एनवायरमेंट में कहीं पर तो खुद से ही खराब हो जाएंगे। मतलब एनवायरमेंट में वो ऐसा नहीं है कि प्लास्टिक की तरह नहीं कि वो खराब नहीं होंगे, गलेंगे नहीं, वो खुद से ही एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, गल जाते हैं, वो एनवायरमेंट के लिए हार्मफुल नहीं होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज फिजिकल एक्टिविटीज। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, चाहे थोड़ी ही करो, है ना। यह बॉडी और माइंड को हेल्दी रखते हैं। फिजिकल एक्टिविटीज आपकी स्टेमिना बढ़ाते हैं, मूड को बूस्ट करते हैं, फिटनेस मेंटेन करते हैं। थोड़े से आपको गेम्स खेलने चाहिए, स्पोर्ट्स, एक्सरसाइज, ये सारे बेनिफिशियल होते हैं। नाउ बैलेंस्ड सोशल लाइफ, आपकी सोशल लाइफ भी बैलेंस होनी चाहिए। एडोलेसेंस जो होते हैं इंटरैक्ट करते हैं दूसरों के साथ ज्यादा। आप देखते होंगे आपको फैमिली वालों से कभी ज्यादा तो आपके दोस्त अच्छे लगने लगते हैं ना, कभी कभी दोस्तों की बातें ज्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि जो लोग आपको सुनना चाहते हैं, जहां जो लोग आपकी तरह बातें करना चाहते हैं तो आप उनसे ज्यादा इंटरैक्ट करते हैं। पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल बिहेवियर इस वक्त आपको बना के रखना चाहिए, चिड़चिड़ ज्यादा नहीं करना चाहिए। आपको ऐसा लगता है आप हर जगह सही हैं अभी इस एज में, लेकिन जो पेरेंट्स हैं, जो बड़े हैं, वो आपकी भलाई के लिए कुछ बोलते हैं, तो थोड़ा सा अपना बिहेवियर जो है हमें समझ में इस वक्त नहीं आता है, इसलिए हम थोड़ा सा रूड हो जाते हैं, वो नहीं करना चाहिए। सोशल मीडिया का ज्यादा रिस्पॉन्सिबली यूज करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे, मैं सच बता रही हूँ, कमेंट सेक्शन जो है मेरा, अच्छे बच्चे बहुत ज्यादा हैं, लेकिन 100 में से 5-6 स्टूडेंट्स ऐसे हैं इस तरीके के मैसेजेस करते हैं। आई थिंक दे आर रीडिंग माई ईच एंड एवरी मैसेजेस। मैं कमेंट नहीं रीड कर पाती हूँ, इतना बिजी चल रहा है अभी सब कुछ, बट बच्चे कमेंट रीड करके फिर मुझे बताते हैं कि मैम ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे। सी, जब हम काम करते हैं हमें ज्यादा बाहरी दुनिया पे विश्वास नहीं करना चाहिए, बाहरी दुनिया की बातों को नहीं मानना चाहिए। आप बोल रहे हैं मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो भी मेरे लिए अच्छा है। आप बोल रहे हैं मैम आप अच्छा नहीं पढ़ाती हैं, तो भी मेरे लिए अच्छा है। आपको जो ठीक लग रहा है वो आप करिए। अब मुझे क्या डिसीजन लेना है, ये एक इन्फॉर्म डिसीजन है। मैं जानती हूँ कि आपको मेरा पढ़ाया अच्छा लगा, इसलिए आप कहते हैं अच्छा लगा, जिसको नहीं लगा उसको नहीं लगा, लेकिन मैं चेंजेस करूंगी अगर गलत हूं तो। लेकिन आपको जहां अच्छा लग रहा है आप वहां जा सकते हैं ना। तो इसमें क्या होता है, सोशल मीडिया की बातों में आकर, ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, ऐसा नहीं मैं अपना रोना रो रही हूँ या दुख बता रही हूँ आपको, मैं इसलिए बता रही हूँ कि अगर वो मैसेजेस मुझे इम्पैक्ट करते तो क्या ये वीडियो मैं बना रही होती? नहीं बना रही होती। अगर इतने बच्चे अच्छा बोल रहे हैं तो मैं तो खुशी से ही पागल हो जाती, अरे मेरे जैसी तो कोई टीचर ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाहरी दुनिया सिर्फ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से चीजें बताती है, इसलिए सोशल मीडिया की बातों पे हमें ज्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर आप बोल रहे हैं मैम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो मतलब
लग रहा होगा, आपको अच्छा लग रहा है ना। हमें दूसरों की बातों से इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। अब जैसे ये बात मैं बोल रही हूँ तो आपको इस बात का बुरा नहीं मानना है कि मैम ऐसा बोल रही हैं। बी प्रैक्टिकल इन लाइफ, है ना। कोई आपको अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, इसका ज्यादा इम्पैक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। साइबर बुलिंग इन्वॉल्व्स ऑनलाइन हरासमेंट। कभी कभी क्या होता है, हम पिक्चर्स वगैरह शेयर कर देते हैं या किसी भी तरीके से गलत तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो लोग हमें बुली करने लग जाते हैं। तो इन सब के लिए ज्यादा मैसेजेस वगैरह में नंबर शेयर नहीं करना, पिक्चर शेयर नहीं करना, राइट। एडोलेसेंट, बहुत सारा ज्ञान हो गया ना यहाँ पर। चलिए सॉरी, आपका टाइम वेस्ट किया, आगे रीड करते हैं। एडोलेसेंट शुड प्रोटेक्ट प्राइवेसी। अपनी प्राइवेसी बचा कर रखो। सीक हेल्प फ्रॉम एल्डर्स इफ नीडेड। अगर कहीं फंस जाते हो, कोई आपको ब्लैकमेल कर रहा है या बुली कर रहा है, तो अपने बड़ों से जरूर शेयर करिए, चाहे कितनी ही बड़ी बात हो। मम्मी पापा आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं, ठीक है। बेशक वो थोड़ा गुस्सा करेंगे लेकिन बिल्कुल आपकी हेल्प करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस। इस समय में कभी कई बार ऐसा होता है, प्रेशर में आके आपके दोस्त कहेंगे अरे इसमें तो पावर ही नहीं है, ये ऐसा नहीं कर सकती या कर सकता, तो इसमें आके बहकना नहीं है ना। लर्न टू से नो, मना करते आना चाहिए। एडोलेसेंस में फेस प्रेशर कि अरे तंबाकू ट्राई करो, अल्कोहल ट्राई करो, ड्रग्स ट्राई करो, ये एडिक्टिव है, आप एक बार ले लेंगे तो आपको इनकी लत लग जाती है, ये हार्मफुल होते हैं। ये जो सब्सटेंसेस अब्यूज है डैमेज करते हैं फिजिकल और मेंटल हेल्थ को, इसलिए हमें नो कहते आना चाहिए। हेल्प लेनी चाहिए फैमिली से अगर जरूरत पड़ती है या टीचर से। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द व्हाई क्वेश्चन फॉर एडोलेसेंस। व्हाई, ये क्या है कि ऐसे क्यों होते हैं ये चीजें। सो रोल ऑफ हार्मोन्स, सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर आता है वो आता है हार्मोन्स का। जो होते हैं एडोलेसेंस फेज में वो मेनली हार्मोन्स की वजह से होते हैं, हार्मोन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ये हार्मोन्स है क्या, ये केमिकल है जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन्स की ग्रोथ रेगुलेट करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं हमारी बॉडी का, मूड स्विंग्स जो होते हैं, बिहेवियर जो है, ये सब हार्मोन्स की वजह से होते हैं। हार्मोन्स आर रिलीज एट द राइट टाइम इन रिस्पॉन्स टू ब्रेन सिग्नल। सही समय पर ये रिलीज होते हैं हमारी बॉडी में, हमारे ब्रेन को सिग्नल देने के लिए। देन नटशेल में समरी देख लेते हैं, चैप्टर हो गया है हमारा। एडोलेसेंस एक ट्रांजिशन फेज है चाइल्डहुड से एडल्टहुड के लिए। इसमें फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं। पुबर्टी लीड्स टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी। बैलेंस डाइट, हाइजीन, एक्सरसाइज एंड रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर आर एसेंशियल। हार्मोन्स कंट्रोल चेंजेस ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये सारे टॉपिक्स हमने देख लिए। एग्जाम के लिए मेनली आपको एज सही से याद रखनी है। एडोलेसेंस की, प्यूबर्टी, एडोलेसेंस, इनके बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से क्लियरली पता होना चाहिए। मेंशन मेंस्ट्रुएशन एज अ नेचुरल प्रोसेस। रोल्स क्या है हार्मोन्स के ग्रोथ और डेवलपमेंट में, आपको पता होना चाहिए। नाउ कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं, प्यूबर्टी और एडोलेसेंस दोनों को आप सेम चीज समझते हैं, ये तो ये गलत है। मेंस्ट्रुएशन को एक बीमारी की तरह समझ रहे हैं, ये गलत है। इग्नोरिंग इमोशनल एंड बिहेवियरल चेंजेस। इमोशनली आप कैसा फील कर रहे हैं, बिहेवियरली कैसा फील कर रहे हैं, इसको अगर आप इग्नोर करते हैं तो ये गलत है। राइटिंग ओनली फिजिकल चेंज इन आंसर, फॉरगेटिंग द रोल ऑफ हार्मोन्स, तो ये सब गलत हो जाएगा। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं। कौन कौन बच्चा यहाँ तक रुका हुआ है टाइम स्टैम्प के साथ बताइए, और कैसा लग रहा है वीडियो ये भी बताइए। चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 है हमारा, हीट ट्रांसफर इन नेचर। तो कोर्स आइडिया क्या था इस चैप्टर का, हीट मूव्स फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हीट जो है ट्रांसफर होती है एक जगह से दूसरी जगह, जो गर्म जगह है वहां से ठंडी जगह। ये 3 तरीके से होती है, एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है कन्वेक्शन, तीसरा होता है रेडिएशन। ये जो प्रोसेस है तीनों एक्सप्लेन एवरीडे फिनोमिना लाइक कुकिंग, विंड मूवमेंट, वाटर साइकिल एंड क्लाइमेट। ये सारी चीजें, खाना बना रहे हैं, विंड मूवमेंट हो रही है, हवा चल रही है, वाटर साइकिल जो है, ये इन्हीं 3 चीजों की वजह से होता है। सो अंडरस्टैंडिंग हीट ट्रांसफर हेल्प्स अस डिजाइन हाउसेज, क्लॉथिंग एंड कंजर्व रिसोर्सेज लाइक वाटर। तो इनके बारे में अगर हम अच्छे से जानते हैं तो हम हाउस कैसे डिजाइन करें, कपड़े कैसे पहने, जो वाटर जैसे रिसोर्सेज हैं यूजफुल, उनको कैसे कंजर्व करें, सेव करें, इसमें हेल्प मिलती है। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन। व्हाई आर सम प्लेसेस हॉट एंड अदर कोल्ड। कुछ प्लेसेस बहुत गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, ऐसा क्यों होता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ। सन जो है, सूरज जो है, अर्थ के लिए एक मेन सोर्स है हीट का, गर्मी का। प्लेसेस जो इक्वेटर के पास है वहां पे ज्यादा हीट आती है, गर्म रहता है। कोस्टल रीजन जो समुद्र के किनारे, वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है। नियर बाय वाटर बॉडीज। मेटल्स आर यूज्ड फॉर कुकिंग यूटेंसिल्स। मेटल के जो यूटेंसिल्स होते हैं, बर्तन होते हैं, वो खाना बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि मेटल जो है वो हीट को अच्छे से ट्रांसफर करता है। सो कंडक्शन, अब सबसे पहले 3 हमने पढ़े ना, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये वाला ये जो मैंने दिखाया था, और रेडिएशन, इनके बारे में जान रहे हैं। तो पहला है कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है, इट इज अ प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर
कोल्डर पार्ट, मतलब गर्म जगह से ठंडे जगह पर हीट कैसे ट्रांसफर हो रही है उसे कंडक्शन कहते हैं। हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पार्टिकल टू द नेक्स्ट, एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ये हीट ट्रांसफर हो रही है। पार्टिकल्स इसमें मूव नहीं हो रहे हैं अपनी पोजीशन से, बस टकराहट के कारण वाइब्रेशन जैसा हो रहा है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसमें एक्टिविटी हमने देखी थी मेटल स्ट्रिप में। पिन आर अटैच टू अ मेटल स्ट्रिप यूजिंग वैक्स, वन एंड ऑफ द स्ट्रिप इज हीटेड, द पिन क्लोजेस्ट टू द फ्लेम फॉल्स फर्स्ट, हीट ट्रेवल्स अलोंग द मेटल स्ट्रिप, वैक्स melts due to heat and pin falls one by one। मतलब एक मेटल स्ट्रिप में आपने पिन चिपका वैक्स से, अब एक तरफ से मेटल स्ट्रिप को हीट करोगे तो हीट जो है ट्रांसफर होती है और जो वैक्स है वो पिघल के पिन आपके नीचे गिर जाती है। तो इस एक्टिविटी से हमने क्या कंक्लूजन निकाला था कि हीट जो है मूव होती है हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ। मेटल अलाउ करते हैं हीट को इजिली पास होने में। मेटल्स क्या होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं हीट के, तभी तो हीट पास हुई ना मेटल में एक एंड से दूसरे एंड तक। नाउ गुड एंड पुअर कंडक्टर ऑफ हीट क्या होते हैं, तो गुड कंडक्टर जो हीट को पास होने देते हैं जैसे मेटल्स लाइक आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर। पुअर कंडक्टर जो इंसुलेटर्स होते हैं, वुड, ग्लास, प्लास्टिक, एयर, है ना। मिट्टी के जो बर्तन बने होते हैं, कप, कीप टी हॉट बिकॉज दे आर पुअर कंडक्टर। इसमें चाय इसलिए गर्म रहती है क्योंकि पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, हीट को बाहर पास नहीं होने देते हैं, इसीलिए चाय वगैरह जो है चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसमें गर्म रहते हैं बहुत समय तक। नाउ नेक्स्ट इज वुलन क्लॉथ्स कीप्स अस वार्म। जो ठंडे कपड़े होते हैं, ऊनी कपड़े होते हैं, इसमें क्या होता है, एयर ट्रैप हो जाती है, उसके जो इन इट्स पोर्स, जो उसमें छेद होते हैं जगह जगह पर वुलन कपड़े में, उसमें एयर ट्रैप हो जाती है। एयर जो है पुअर कंडक्टर है हीट का, हीट पास नहीं होने देती हवा अपने में से आर पार, तो हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी इज रिड्यूस। इसीलिए हमारी बॉडी से जो हीट लॉस होता है वो कम हो जाता है क्योंकि स्वेटर के अंदर ट्रैप हो जाता है वुलन कपड़ों में। अगर हम दो थिन ब्लैंकेट को, पतली पतली दो कंबल को अगर हम ओढ़ लेते हैं तो हमें ज्यादा गर्म फील होता है एज कम्पेयर टू वन थिक ब्लैंकेट। क्यों? क्योंकि दो कंबलों के बीच में हीट जो है वो ट्रैप हो जाती है। तो ये हमने कंडक्शन के बारे में पढ़ा। अब पढ़ते हैं कन्वेक्शन। कन्वेक्शन क्या होता है? इट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स। कंडक्शन में क्या हो रहा था, पार्टिकल वहीं के वहीं वाइब्रेट कर रहे थे। कन्वेक्शन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स वहीं पर पार्टिकल्स जो है वो मूव कर रहे हैं, ठीक है। लिक्विड और गैसेस में होता है और कंडक्शन सॉलिड में होता है। हीट पार्टिकल्स बिकम लाइटर एंड राइज, कूलर पार्टिकल्स मूव डाउन टू रिप्लेस, ठीक है। इस तरीके से साइकिल चलता रहता है। नाउ एक्टिविटीज में देखा था कि गर्म हवा जो है राइज करती है। कैंडल इज प्लेस्ड बिलो अ पेपर कप, तो पेपर कप हमने देखा था कि राइज करने लग जाता है ना। हीट एयर को एक्सपैंड करती है, एयर जो है हल्की होती है गर्म हवा और वो ऊपर की तरफ उठती है। तभी तो जो बर्निंग इंसेंस, अगरबत्ती से जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ उठता है ना। देन कन्वेक्शन इन लिक्विड। लिक्विड और गैसेस में हमने पढ़ा, तो लिक्विड में कैसे होता है, पोटेशियम परमैंगनेट अगर हम पानी में रखते हैं और पानी को आप हीट करोगे तो पोटेशियम परमैंगनेट का जो एक कलर है स्ट्रीक की तरह ऊपर उठेगा, है ना, और फिर वो मूव होके ठंडे पानी के साथ नीचे डाउनवर्ड की तरफ मूव करेगा। हीट ट्रांसफर होती है थ्रू मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स। पार्टिकल्स जो है ऊपर की तरफ मूव होते हैं, उसके साथ साथ हीट जो है वो ट्रांसफर होती है। इससे हमें कन्वेक्शन का पता चलता है। नाउ नेक्स्ट है लैंड एंड सी ब्रीज। तो लैंड ब्रीज जो लैंड से सी की तरफ बह रही हो, सी ब्रीज जो सी से लैंड की तरफ बह रही हो। ये मैंने वीडियो में इतने अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाया हुआ है, प्लीज आप ये वाला पार्ट तो वीडियो में जाकर जरूर देख लीजिएगा डिटेल में, ना। सी ब्रीज दिन के समय होता है और लैंड ब्रीज होता है रात के समय में होता है, ठीक है। सी ब्रीज कैसे होता है, तो जब धरती जो है, लैंड वाला जो पार्ट है वो गर्म हो जाता है जल्दी एज कम्पेयर टू वाटर। तो जो लैंड के ऊपर वार्म एयर है, क्योंकि धरती जो है गर्म है तो हवा उसके ऊपर गर्म होगी, हल्की होगी। अभी हमने पढ़ा ना, गर्म हवा हल्की होती है तो ऊपर उठती है ना, ऊपर उठती है तो वो राइज होती है ऊपर। ऊपर जाके वो कूलर एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। अब ये हवा ऊपर उठती है तो कूलर एयर फ्रॉम सीज मूव्स टुवर्ड्स द लैंड। जो ठंडी हवा समुद्र में वो लैंड की तरफ आके उस जगह को फिल करती है। तो इसीलिए सी से लैंड की तरफ हवा जाती है, उसे सी ब्रीज कहते हैं। रात में अपोजिट होता है कि लैंड जो है, धरती जो है वो जल्दी ठंडी होती है एज कम्पेयर टू सी। तो सी के ऊपर का जो पानी है वो गर्म होता है, ऊपर उठता है, और जो नीचे स्पेस खाली होता है तो लैंड से हवा मूव होकर सी की तरफ जाती है, इसलिए उसे लैंड ब्रीज कहते हैं। नाउ रेडिएशन, तीसरा वाला। रेडिएशन क्या होता है, इसमें जो ट्रांसफर होता है हीट का विदाउट एनी मीडियम, कोई मीडियम नहीं है ना। हीट डायरेक्टली ट्रेवल करती है हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ। जैसे सन से अर्थ पे हीट आ रही है तो वो क्या है, रेडिएशन है। इस अर्थ और सन के बीच में तो कुछ नहीं है ना, डायरेक्टली हीट आ रही है तो उसे कहते हैं रेडिएशन। एग्जाम्पल है फीलिंग वार्मथ नियर अ फायर प्लेस। आग के पास आप बैठो तो आग को आप टच नहीं कर रहे, फिर भी आपको गर्म फील हो रहा है। ऐसे ही गर्म बर्तन आप रख दो तो बहुत समय तक गर्म रहता है वो। वेयरिंग व्हाइट क्लॉथ्स इन समर रिफ्लेक्ट हीट, वेयरिंग डार्क क्लॉथ्स इन विंटर एब्सॉर्ब हीट।
ना, गर्म कपड़े आपने ठंड में पहने हैं तो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ट्रैप कर लेते हैं, इस कारण से आपको गर्म फील हो रहा है। तो ये सारा क्या है, रेडिएशन का एग्जाम्पल है ना। अगर तीनों को हमें साथ में पढ़ना हो, जैसे हीटिंग वाटर इन अ पैन, एक पैन लिया उसमें पानी आप गर्म कर रहे हो, तो कंडक्शन क्या है कि हीट मतलब जो आग है फ्रॉम फ्लेम वो मेटल पैन पे गई, तो मेटल में जो मेटल जो है वो गर्म हुआ, हीट जो है मेटल से ट्रांसफर होकर वाटर में गई, वाटर जो है वार्मथ, वाटर गर्म होने लग गया, कन्वेक्शन हुआ। ये रेडिएशन क्या हुआ, आप उसके आसपास खड़े तो आपको भी गर्म फील हो रहा है ना, फेल्ट अराउंड फ्लेम एंड पेन, गरम गरम फील होगा चाहे आप बर्तन टच करो या नहीं करो ना। वाटर साइकिल क्या होता है, देखो स्टेट्स ऑफ वाटर, वाटर के स्टेट्स है सॉलिड, लिक्विड, गैस, है ना। सॉलिड मतलब आइस, स्नो, जम जाना, ठोस हो जाना, लिक्विड जो तरल अवस्था में, रिवर, लेक्स, ओशियंस, देन गैस क्या है, वाटर वेपर्स। अब ये 3 स्टेट्स हो गए। तो वाटर साइकिल के क्या क्या स्टेप होते हैं, सबसे पहले होता है इवेपोरेशन। नदियों में, समुद्र में, तालाब में जो पानी है तो पानी चेंज हो जाता है भाप में, वेपर में, क्यों, हीट के कारण, गर्मी के कारण। इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। ठीक, एक तो ये तरीका हो गया पानी का भाप बनने में। अब दूसरा क्या तरीका है, ट्रांसपिरेशन। ये तो नेचुरल हो गया इवेपोरेशन। ट्रांसपिरेशन जब प्लांट्स से भाप रिलीज हो, प्लांट्स भी जब रिलीज करते हैं वाटर वेपर तो उसे कहते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, वाटर वेपर रिलीज फ्रॉम प्लांट। कंडेंसेशन क्या होता है, अब ये भाप इवेपोरेशन से और ट्रांसपिरेशन से दोनों से वाटर वेपर क्या हुआ, रिलीज हो गए, ऊपर की तरफ चले गए। अब ऊपर जाके वो ठंडे हो रहे हैं, कंडेंसेशन मतलब ठंडे होके ये जो भाप है फिर से बादल बन रहे हैं। ठीक, अब बादल जब थोड़े बड़े होते जाते हैं तो फिर उनमें से बारिश होने लग जाती है, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। बारिश, रेन, स्नो, हेल फ्रॉम फॉल टू द अर्थ, है ना, इन सब फॉर्म में धरती पे गिरती है। तो यही जो मूवमेंट है, भाप बनना, फिर ठंडा होना, नीचे आना, फिर भाप बनना, इसी को वाटर साइकिल कहते हैं। वाटर साइकिल कंजर्व टोटल वाटर ऑन अर्थ। टोटल वाटर जो है वही का वही साइकिल होता रहता है अर्थ पे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। अब बारिश हुई तो पानी कहाँ गया, कुछ पानी नीचे जमीन में चला जाता है, कुछ नदी नालों में बह जाता है। तो अब यहाँ पे पानी बीनीथ द अर्थ, अर्थ के नीचे जा रहा है, तो उसे सीपेज यहाँ पे कहा है इनफिल्ट्रेशन। सरफेस वाटर सीप थ्रू सॉइल, रॉक, सॉइल और रॉक, पानी के धरती के अंदर जब पानी रिसता है तो नीचे पत्थरों की लेयर है, मिट्टी है, उनसे छन कर पानी नीचे जाता है, तो इसे क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन। वाटर सीप होता है फास्टेस्ट थ्रू ग्रेवल, कंकड़ पत्थर में जल्दी पानी नीचे चला जाता है, सैंड में धीरे जाता है और मिट्टी में तो बहुत धीरे पानी नीचे जाता है। ठीक है, ग्राउंड वाटर क्या कहते हैं और एक्वेफर्स क्या होता है। ग्राउंड वाटर वही जो पानी धरती के अंदर जमा है, सो सीप्ड वाटर गेट स्टोर्ड अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड लेयर स्टोरिंग वाटर आर कॉल्ड एक्वेफर्स। अंडरग्राउंड धरती के अंदर वो लेयर जहां पे पानी जमा है उसे एक्वेफर्स कहते हैं। वेल्स एंड बोरवेल्स, जो कुएं वगैरह या बोरवेल करते हैं वो हम इन एक्वेफर्स तक ही जाने के लिए करते हैं, वहीं पर जाके पानी मिलता है और उसे हम ऊपर एक्सट्रैक्ट करते हैं। ग्राउंड वाटर को बचाना क्यों जरूरी है, देखो ग्राउंड वाटर को नहीं बचाओगे तो ये जो बोरिंग से पानी निकाल रहे हो या सिंचाई वगैरह के लिए हम पानी ले रहे हो कहां से आएगा। तो ग्राउंड वाटर लिमिटेड है, खत्म हो रहा है, तो ओवर यूज नहीं करना चाहिए, उससे वाटर लेवल नीचे नीचे कम हो जाएगा, है ना। रेन वाटर हार्वेस्टिंग कीप रिचार्ज ग्राउंड वाटर, तो इसलिए बारिश का पानी है उसे हमें ग्राउंड के अंदर पहुंचाना चाहिए, ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करना चाहिए। साइंस एंड सोसाइटी, आइस स्तूपास के बारे में हमने लद्दाख में एग्जाम्पल देखा था कि वहां वाटर को फ्रोजन करके रखा जाता है कोन शेप में, है ना, विंटर में। गर्मी में क्या होता है, वही बर्फ जब पिघलती जाती है और फिर फार्मिंग वगैरह के लिए पानी प्रोवाइड करती है। नटशेल में चैप्टर देख लेते हैं, कंडक्शन यानी हीट ट्रांसफर इन सॉलिड, कन्वेक्शन यानी हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस, रेडिएशन कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती, लैंड एंड सी ब्रीज क्यों होते हैं, कन्वेक्शन के कारण होते हैं। वाटर साइकिल रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर, और ग्राउंड वाटर जो है वो स्टोर होता है एक्वेफर्स में। एग्जाम के लिए कुछ पॉइंट्स हैं कि डेफिनेशंस आपको तीनों की अच्छी होनी चाहिए। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स किस में कैसा होता है वो आप देख सकते हैं कि सिर्फ कन्वेक्शन में पार्टिकल्स मूव होते हैं, कंडक्शन में नहीं होते, वो एक ही जगह वाइब्रेट करते हैं। देन रेडिएशन में तो कोई मीडियम ही नहीं होता। सी ब्रीज डे टाइम में होता है, लैंड ब्रीज नाइट टाइम में होता है। यूज करेक्ट टर्म, इनफिल्ट्रेशन एंड देन एक्वेफर्स, ये सब आपको याद होने चाहिए। मिस्टेक क्या अवॉइड करने चाहिए, कंडक्शन हैपेंस इन लिक्विड, ये नहीं, कन्वेक्शन होता है लिक्विड में। राइटिंग रेडिएशन नीड्स एयर, कि रेडिएशन में एयर की नीड होती है, ये सब कुछ गलतियां हैं। सी ब्रीज, लैंड ब्रीज को मिक्स कर देना कि दिन में कौन से बहते हैं, रात में कौन सी बहती है, पता होना चाहिए। फॉरगेटिंग एयर इज अ पुअर कंडक्टर, आपको लगता है कि हवा में तो आग जलती है, हवा चाहिए, लेकिन एयर जो है वो पुअर कंडक्टर होती है हीट की, ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए। इनफिल्ट्रेशन को इवेपोरेशन के साथ नहीं मिक्स करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, नाउ आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर होगा। कैसा लगा यहाँ तक प्लीज लेट मी नो। नाउ लेट अस जस्ट मूव अहेड विद द चैप्टर नंबर 8। तो 8th चैप्टर देख लेते हैं, मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मोशन। चलो स्टार्ट करते हैं। कोर आइडिया क्या है इस चैप्टर का, ह्यूमंस हैव ऑलवेज नीडेड टू मेजर टाइम एंड मोशन। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा था ये समरी कि टाइम और मोशन
इंसान जो है, मनुष्य जो है, शुरू से ही नापता चला आ रहा है। शुरू में लोग जो है ट्रैक करते थे टाइम को, बाद में लेटर में डिवाइसेस डेवलप हो गई। मोशन कैन बी कंपेयर्ड यूजिंग स्पीड। स्पीड किस चीज की कितनी, उससे हम बताते हैं कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है। स्पीड डिसाइड करती है फास्टर और स्लोअर किसी भी चीज का मूवमेंट। मोशन मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उसे यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। कैसे होता है ये सब, क्या है, आगे समझते हैं। तो पहला टॉपिक हमारा इंट्रोडक्शन। व्हाई मेजरिंग टाइम मैटर्स। टाइम को क्यों नापना जरूरी है। जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में थोड़ा सा सेकंड के भी कुछ फ्रैक्शन में डिफरेंस आ जाता है कि कौन विनर बनेगा, है ना। सो इसीलिए अलग अलग टाइम मेजरिंग डिवाइस है, जैसे रिस्ट वॉच है, मोबाइल फोन है, स्टॉप वॉच है, टॉकिंग वॉच है, वॉल क्लॉक है। पुराने समय में लोग जो है, ये मॉडर्न क्लॉक्स तो थी नहीं, तो वो नेचर पे रिलाइट रहते थे। ठीक है, तो कैसे टाइम नापा जाता है, चलिए सीखते हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम। नेचुरल साइकिल्स क्या है टाइम कीपिंग के। राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, वन डे, मतलब सूरज निकला, सूरज डूबा, तो उससे एक दिन हो गया। फेजेस ऑफ मून, मतलब मून के जो हमने देखा अलग अलग फेजेस होते हैं, उसमें पूरा एक मंथ कंप्लीट होता है। चेंजिंग सीजन्स, जो मौसम बदलते हैं, उससे एक साल होता है। रेपिटेशन ऑफ नेचुरल इवेंट्स हेल्प डिफाइन टाइम इंटरवल्स। तो ये रिपीट हो रहे हैं नेचुरल इवेंट, सीजन चेंज हो रहे हैं, गर्मी आ रही है, फिर बारिश हो रही है, फिर ठंड आ रही है, बसंत ऋतु आ रही है, इससे रिपीट हो रहे हैं ना, हर बार यही चीजें रिपीट हो रही है, तो इससे हमें टाइम इंटरवल्स का पता चलता है। नाउ अर्ली डिवाइसेस फॉर मेजरिंग टाइम। शुरू में कैसे टाइम नापते थे, जब क्लॉक नहीं होती थी तो पीपल क्या यूज करते थे, सनडाइल। सनडाइल क्या है कि सन की शेडो कहां पर पड़ रही है, कोई एक ऐसे खंभा लगा दिया या कुछ भी एक रख दिया, अब सूरज की रोशनी आने पर किस तरफ को छाया पड़ रही है, कितनी लंबी छाया है, क्या पोजीशन है, वो टाइम बताती है। ये दिन के समय में वर्क करती है। एंड सनी वेदर में, बारिश हो रही हो रात के समय में, नहीं वर्क करेगी, क्योंकि सन की रोशनी को ये की वजह से छाया बन रही है ना, सन है ही नहीं तो कहां से होगा रात में। ना वाटर क्लॉक क्या होता है, इसमें फ्लो ऑफ वाटर, पानी कैसे बह रहा है उस हिसाब से टाइम मेजर होता है। दो तरीके के ये होते हैं, जैसे वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ वेसल, एक बर्तन में पानी लिया, वो दूसरे बर्तन में कितनी देर में जा रहा है, तो वो हो गया। दूसरा होता है कि एक कटोरी रख दी, फ्लोटिंग बॉल विद अ स्मॉल होल, उसमें एक छोटी सी छेद है कटोरी में, उसको आपने पानी के ऊपर रख दिया, वो कितनी देर में उस छोटे छेद से उस कटोरी में पानी भर के वो कटोरी नीचे डूबेगी, तो उसका एक फिक्स टाइम होता है ना, तो ऐसे नापा जाता था। देन आर ग्लासेस, इसमें क्या होता है, मेजर टाइम बाय फ्लो ऑफ सैंड। इसमें एक बल्ब होता है जिसमें रेत जो है वो कितनी टाइम में बह रही है उसके हिसाब से टाइम नापा जाता है। कैंडल क्लॉक में कैंडल पे मार्किंग होती है, कितनी कैंडल जल गई उस हिसाब से कितना टाइम पास हुआ है वो पता चलता है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके थे। नाउ एक्टिविटी दी गई थी सिंपल वाटर क्लॉक बनाने की। प्लास्टिक बॉटल को कट करना था दो पार्ट्स में, दो छोटे छेद करने थे उसके कैप में। वाटर ड्रिप एट अ स्टेडी रेट, धीरे धीरे उसमें कैसे वो डूब रहा है ये एक्सरसाइज में हमने देखा था, है ना, तो ये आप देख लेंगे। डेवलपमेंट ऑफ बेटर क्लॉक्स, अब धीरे धीरे अच्छे क्लॉक्स बनने लगे। एट ट्रैवल इंक्रीज, जैसे ट्रैवल बढ़ने लगा तो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट जरूरी हो गया, तो मैकेनिकल मशीन जैसी क्लॉक्स डेवलप हो गई, गियर्स वाली, वेट्स, स्प्रिंग्स। सो मैकेनिकल क्लॉक्स वर डेवलप्ड यूजिंग, इसमें गियर्स होते हैं, वेट्स होते हैं, स्प्रिंग्स होते हैं। इसकी वजह से ब्रेक थ्रू आया एक तरीके से। और फिर इसमें हमने पढ़ा था कि पेंडुलम क्लॉक का इन्वेंशन हुआ। तो सिंपल पेंडुलम के बारे में पढ़ा था। सिंपल, व्हाट इज अ सिंपल पेंडुलम, इट कंसिस्ट ऑफ इसमें एक हैवी बॉल होता है जिसे बॉब कहते हैं, लॉन्ग एक थ्रेड होता है, धागे जैसा होता है, और रिजिड सपोर्ट होता है। देन बॉब मूव्स टू एंड फ्रो व्हेन रिलीज, इस तरीके से बॉब का मूवमेंट होता है आगे पीछे, और उससे ही हमें टाइम कैलकुलेशन में पता चलता है। इसे क्या कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन। जो पेंडुलम रिपीट करता है एक फिक्स टाइम पे, मतलब यहां से यहां तक कितनी देर में गया और यहां से यहां तक कितनी देर में आया, उसी को कहते हैं ऑसिलेटरी मोशन। इसे पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं, क्योंकि एक पीरियड में कंप्लीट हो रहा है, सेम पीरियड में बार बार। तो एक ऑसिलेशन कितना होता है, एक ऑसिलेशन तब कंप्लीट होता है, जैसे बॉब यहां पर है, ये आपको मार्कर दिख रहा है, तो बॉब मूव्स फ्रॉम मीन पोजिशन टू वन एक्सट्रीम। जैसे यहां पे बॉब है तो यहां से पहले ये यहां गया, देन टू द अदर एक्सट्रीम, फिर यहां गया और फिर वहीं पर वापस आ गया बीच में, है ना, तो उसे कहते हैं वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है, जो एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में समय लगता है उसे टाइम पीरियड कहते हैं। सिंपल पेंडुलम में लेंथ ऑफ पेंडुलम डिसाइड करती है टाइम पीरियड, और जो बॉब का मास है, मतलब वेट कितना है बॉब का, उस पे डिपेंड नहीं करता, लेंथ ऑफ द पेंडुलम पे डिपेंड करती है। एट अ गिवन प्लेस पेंडुलम्स ऑफ सेम लेंथ हैव सेम टाइम पीरियड। सेम लेंथ होगा धागे का ना, तो सेम टाइम होगा, बॉब की मास पे डिपेंड नहीं करता। नाउ मॉडर्न जो क्लॉक होते हैं इसमें रिपीटिंग प्रोसेस होता है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल, एटॉमिक वाइब्रेशन, है ना, मॉडर्न क्लॉक्स में ये चीजें यूज होती हैं। एटॉमिक क्लॉक्स आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट, बहुत कम इसमें मिस्टेक्स होने के चांस रहते हैं, बहुत एक्यूरेट टाइम देता है। देन एसआई यूनिट क्या है टाइम की, हमने पढ़ा था, एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, जिसे स्मॉल एस से हम लिखते हैं। 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, 60 मिनट का 1 आवर होता है। रूल्स क्या है, सिंबल्स को लोअर
केस में लिखना है, मतलब छोटी एबीसीडी छोटे एस में लिखना है, फुल स्टॉप नहीं लगाना है इसके बाद, और स्पेस रखना है। जैसे 1 आर है तो 1 और एच के बीच में स्पेस है, जैसे 60 सेकेंड्स है तो बीच में स्पेस है, ठीक है, नंबर और यूनिट के। नाउ नेक्स्ट है स्लो और फास्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, कितने टाइम में कवर कर रहा है, जैसे कम टाइम में कर रहा है तो फास्ट है, ज्यादा टाइम में कर रहा है तो स्लो है। तो कंपैरिजन करना होता है कि कितना मोशन नीड्स है, कितना, तो कंपैरिजन ऑफ मोशन ये बताता है नीड्स मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम, डिस्टेंस और टाइम के हिसाब से कि कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर हुआ, उससे हम फास्ट और स्लो बताते हैं स्पीड, है ना। स्पीड क्या होता है, स्पीड की डेफिनेशन देखो तो डिस्टेंस कवर्ड इन पर यूनिट टाइम, मतलब एक यूनिट टाइम में कितना डिस्टेंस कवर हुआ उसी को स्पीड कहते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। और स्पीड की यूनिट क्या होती है, तो एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड। क्यों, देखो डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकेंड, ये भी हमने यूनिट देखी, तो मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट होती है। और इसको बड़ी यूनिट में करना हो तो किलोमीटर पर आवर, मीटर का किलोमीटर और सेकेंड का आर हो जाएगा। ओके, कुछ न्यूमेरिकल्स मैंने ले लिए, जैसे पहले में डिस्टेंस ये दिया है, टाइम ये दिया है, तो इसमें हमें स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो देखो, तो इसमें दोनों यूनिट अलग है, ये किलोमीटर में ये मिनट में है, या तो इसको आर में चेंज करो या इसको मीटर में चेंज करो, क्योंकि मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में ही निकाल सकते हो। तो ये 3600 को मीटर में बदल लेते हैं, ठीक है। तो इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे 1000 से तो आ जाएगा 3600। ना 15 मिनट को सेकंड्स में चेंज कर दो, तो सेकंड्स में चेंज करने के लिए इंटू 60 करोगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। 20 से 20 कैंसिल, 9 1 9, 9 4 36। ओके, ना सेकंड देख लेते हैं। तो स्पीड हमें दी हुई है, टाइम दिया, डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम, है ना। तो स्पीड की जगह 50 रख दो और टाइम की जगह 2 रख दो, तो 15 टू 2 100 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया। तीसरा है स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस ये दिया हुआ है, तो टाइम निकालना है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड, तो 360 डिवाइडेड बाय 90, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, 9 1 9, 9 4 36, 4 आवर्स की इसका टाइम आ गया। एवरेज स्पीड, जो हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट यूजिंग टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम। एवरेज स्पीड जो है वो कैसे कैलकुलेट होती है, टोटल डिस्टेंस को हम टोटल डिवाइड करते हैं टोटल टाइम से। एक्चुअल स्पीड मे वरी ड्यूरिंग मोशन। इन दिस चैप्टर स्पीड मींस एवरेज स्पीड। देखो स्पीड कभी एक जैसी नहीं रहती, कार आप चला रहे हो तो क्या हमेशा एक स्पीड में चलाते हो, स्पीड चेंज होती रहती है मूवमेंट के दौरान। तो स्पीड यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं ना इस चैप्टर में, हमने एवरेज स्पीड यूज किया है। इसी से कॉन्सेप्ट आता है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लीनियर मोशन, तो लीनियर मोशन मतलब एक स्ट्रेट लाइन में, जैसे ये लाइन है तो कार इस पे सीधी चल रही है, तो इसमें दो मोशन होंगे, कार सीधी चल रही है ना, तो एक होगा यूनिफॉर्म, मतलब जैसे यहां से लेकर कार यहां तक जितनी दूर में गई है, जितना डिस्टेंस, मान लो 1 किलोमीटर 5 घंटे में गई है, तो अगला 1 किलोमीटर भी 5 घंटे में कार जाएगी, तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। ऑब्जेक्ट मूव्स विद कांस्टेंट स्पीड, एक स्पीड से कार मूव कर रही है, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में कवर कर रही है। नॉन यूनिफॉर्म मतलब स्पीड चेंज होती रहती है, जैसे 1 किलोमीटर पहले 5 घंटे में गए, अगला 1 किलोमीटर मान लो कि 10 घंटे में गए। ये मैं बहुत गलत एग्जाम्पल, नंबर्स बहुत ज्यादा बता रही हूँ सिर्फ समझाने के लिए, है ना। तो ये ज्यादा कॉमन है डेली लाइफ में। कभी भी गाड़ी ऐसे नहीं चलती कि 1 मिनट में इतनी दूर पहुंचे तो इतनी दूर फिर अगले बार भी हम 1 मिनट में ही पहुंचेंगे। कभी हो सकता है जल्दी पहुंच जाए, कभी देर पहुंचे, तो डिपेंड करता है, कभी ट्रैफिक लाइट्स की वजह से, कभी किसी चीज की वजह से, भीड़ की वजह से। स्पीड कभी भी यूनिफॉर्म नहीं होती, नॉन यूनिफॉर्म होती है डेली लाइफ में, है ना। हम जनरल अगर बात करें, कभी तो नहीं बोल सकते, मोस्टली डेली लाइफ में। टेबल बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग, ट्रेन कवर करती है सेम डिस्टेंस एवरी 10 मिनट। अगर हर 10 मिनट में ट्रेन कवर कर रही है सेम डिस्टेंस, तो क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ट्रेन कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस एवरी 10 मिनट, हर 10 मिनट में अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है, तो उसे क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ओके, नाउ नटशेल चैप्टर की समरी एक देख लेते हैं। टाइम पीरियड इज टाइम फॉर वन ऑसिलेशन। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा। एसआई यूनिट क्या है टाइम की, सेकंड। स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड जो है कांस्टेंट है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन मतलब स्पीड का क्या है, चेंज हो रही है ना, चेंजिंग स्पीड है। नाउ कुछ एग्जाम अलर्ट है। डेफिनेशन आपको टाइम पीरियड के अच्छे से आने चाहिए, फॉर्मूलाज वगैरह अच्छे से आने चाहिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने आने चाहिए, यूनिट को कन्वर्ट करते आने चाहिए, है ना। देन स्पीड इन न्यूमेरिकल्स मींस एवरेज स्पीड। न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए स्पीड जो है हम एवरेज स्पीड लेते हैं। कॉमन मिस्टेक बच्चे कन्वर्जन भूल जाते हैं, किलोमीटर से मीटर में कैसे करना है, मिनट से सेकंड में कैसे करना है। इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप लोग प्लीज देखिएगा। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म को बच्चे मिक्स कर देते हैं। राइटिंग रॉन्ग यूनिट ऑफ स्पीड,
स्पीड की यूनिट गलत लिखते हैं, फॉरगेटिंग टू राइट फॉर्मूलाज इन आंसर, फॉर्मूला नहीं लिखते, आपको आंसर में फॉर्मूला लिख के और बॉक्स भी बनाना है। आप लोग मुझे बताइए तो मैं आंसर राइटिंग कैसे करनी है उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगी, है ना। सेइंग पेंडुलम टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन मास, पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है क्या वो मास पे डिपेंड करता है? नहीं, थ्रेड पे। तो ये गलती नहीं करनी है, कॉमन मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करने हैं। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद चैप्टर नंबर 8। अब चैप्टर नंबर 9 देख लेते हैं। चैप्टर नंबर 9 है हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स। चलिए इसका कोर आइडिया देखते हैं चैप्टर का। सो ऑल लिविंग एनिमल्स नीड एनर्जी टू सर्वाइव एंड परफॉर्म एक्टिविटीज। कोई भी जो जीव है, एनिमल है, जी रहा है, उसको सर्वाइव करने के लिए, एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से आती है? फूड से आती है। सो ऐसे प्रोसेस जो एनिमल्स को एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए चाहिए, लाइफ को मेंटेन करने के लिए चाहिए, उसे लाइफ प्रोसेसेस कहते हैं। जैसे न्यूट्रिशन चाहिए, लाइफ प्रोसेस में पहला। रेस्पिरेशन चाहिए, न्यूट्रिशन से हमें खाना मिलेगा, खाने को पचाना कैसे है? रेस्पिरेशन से। सर्कुलेशन चाहिए, खाना पच गया, पूरी बॉडी में सर्कुलेट नहीं होगा, नहीं मूवमेंट होगा तो कैसे जिएंगे? जो वेस्ट प्रोडक्ट जनरेट हुआ उसको एक्सक्रीट करने का प्रोसेस भी इसी में इंक्लूड होता है। और रिप्रोडक्शन भी, अपने जैसे बेबी को, ऑफस्प्रिंग को जन्म देना, रिप्रोडक्शन भी होता है ना। नहीं तो एक ही प्रजाति एक ही बार जी के खत्म हो जाएगी तो आगे उसके जैसी प्रजाति कहां से होगी? तो ये सारी चीजें स्पेशल प्रोसेसेस हैं लाइफ प्रोसेस के। इस चैप्टर में वी स्टडी न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन इन एनिमल्स इन डिटेल। तो इसमें हम सिर्फ दो चीजें पढ़ने वाले हैं, न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो एनिमल्स को फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फूड एनर्जी देते हैं, बॉडी को ग्रोथ करने में, रिपेयर करने में, बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फूड कंटेन करते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। फूड में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। ये जो कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, ऐसे हमारी बॉडी डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट नहीं पचा सकती, प्रोटीन नहीं पचा सकती, फैट नहीं पचा सकती। तो ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स है। तो इसको ब्रोक डाउन करना होता है सिंपलर फॉर्म में, है ना। उसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना होता है। इसी को तो हम कहते हैं डाइजेशन, या जो भी आगे हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर प्रोसेस आता है डाइजेशन। तो डाइजेशन ही वो प्रोसेस है जिसमें जो कॉम्प्लेक्स फूड है ना उसको ब्रेक डाउन किया जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। डाइजेशन जो है एक लॉन्ग ट्यूब में होता है जिसे एलिमेंट्री कनाल कहते हैं। इसमें खाना जो है माउथ से स्टार्ट होता है और एनएस पे एंड होता है। तो सबसे पहले खाना ह्यूमन बीइंग में डाइजेशन की शुरुआत माउथ से होती है। बिगनिंग ऑफ डाइजेशन, फूड जो है बॉडी में एंटर करता है माउथ से। टीथ, दांतों से हम क्रश करते हैं, चबाते हैं फूड को, इसे मैकेनिकल डाइजेशन कहते हैं, दांतों से जो हम खाने को चबाते हैं। उसके बाद जो हमारे मुंह में लार आती है, सलाइवा होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे मुंह के अंदर, उसमें से ये सलाइवा, लार जो है सिक्रीट होती है, निकलती है। ये एक डाइजेस्टिव जूस इसमें कंटेन होता है जो खाने में स्टार्च है उसको तोड़ देता है शुगर में। स्टार्च क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड, उसको शुगर में तोड़ देता है, सिंपलर फूड में तोड़ देता है। दिस इज वाई स्टार्ची फूड टेस्ट स्वीट आफ्टर च्यूइंग फॉर सम टाइम। रोटी आप मुंह में रखोगे तो मीठा नहीं लगेगा, उसको जब चबाओगे थोड़ी देर तो मीठा मीठा लगने लगता है, क्योंकि उसमें जो स्टार्च था ना वो शुगर में कन्वर्ट होने लगता है, ब्रेक डाउन होकर। ओके, ऐसे ही चावल भी। नाउ एक्टिविटी इनसाइड एक्शन ऑफ सलाइवा, जो आयोडीन है टर्न कर देता है ब्लू ब्लैक इन प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। स्टार्च में अगर टेस्ट करोगे तो, अगर आयोडीन से टेस्ट कर रहे हो तो वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। खाना जो आप चबा रहे हो उसको शो लिटिल और नो कलर चेंज विद आयोडीन। च्यूड फूड, जो आपने खाना चबाया ना, उसको आप आयोडीन से टेस्ट करोगे तो उसमें कोई कलर चेंज नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ? स्टार्च अब टूट चुका है, शुगर में कन्वर्ट हो गया है। दिस शो सलाइवा डाइजेस्ट स्टार्च इनटू शुगर। अब मुंह से खाना कहाँ गया? इसोफेगस में, जिसे फूड पाइप भी कहते हैं। ठीक है, खाना मस्कुलर ट्यूब में माउथ से स्टमक तक ये ट्यूब जो अटैच होती है। यहाँ से पोस्टरेसिस मूवमेंट से वेव लाइक ऐसे वेव्स बनती है, लहरें बनती है, उस तरीके से खाना नीचे जाता है, मसल रिलैक्स होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है। इससे खाना क्या है? नीचे की तरफ पुश होता है, आगे की तरफ। फिर स्टमक में, पेट में खाना जाता है। वॉल्स ऑफ स्टमक चर्न द फूड, उसके बाद खाने को वहां पे घुमाया जाता है, पेट में घूमता है, पचता है। तो पेट के अंदर भी कुछ जूसेस सिक्रीट होती हैं, निकलती हैं, रिलीज होती हैं। जैसे मुंह में हमने पढ़ा था सलाइवा है ना, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो रिलीज करते हैं। पेट में डाइजेस्टिव जूस, एसिड और म्यूकस, ये तीनों रिलीज होते हैं। ये चैप्टर मैंने बहुत डिटेल में समझाया हुआ है बेटा। किस किस को वो चैप्टर अच्छा लगा था? क्योंकि मैंने वहां पे बहुत अच्छे से समझाया था। देखा है आप लोगों ने? किस किस ने देखा है प्लीज मुझे बताइए। नाउ फंक्शन क्या होते हैं? ये 3 जूस पेट में निकलते हैं, डाइजेस्टिव जूस। तो डाइजेस्टिव जूस का काम क्या होता है? वो प्रोटीन को, खाने में जो भी प्रोटीन है ना उसको तोड़ते हैं। मुंह में क्या टूटा था? स्टार्च, स्टार्च से शुगर बना। अब डाइजेस्टिव जूस जो है पेट में, वो क्या तोड़ रहा है? प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर रहा है। एसिड क्या करते हैं? हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं। और म्यूकस जो है वो क्या करते हैं? स्टमक की जो लाइनिंग है, पेट की जो लाइनिंग है, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। तो फूड यहाँ पर कैसा बन जाता है? सेमी लिक्विड मास में बन जाता है ना, बहुत तरल रहता है ना सूखा रहता है। फूड जो लिक्विड जैसा, सेमी लिक्विड जैसा बन जाता है। देन खाना उसके बाद आता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन
नाम ही स्मॉल है, ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है एलिमेंट्री कनाल का, 6 मीटर लंबी होती है हमारी जो छोटी आंत होती है। इसमें कौन कौन से डाइजेस्टिव जूस होते हैं, हर स्टेज में अपने अपने डाइजेस्टिव जूस रिलीज होते हैं। तो यहाँ पर लीवर से, पेनक्रियास से एंड इट्स ओन वॉल, इसकी खुद की वॉल से भी जूस रिलीज होते हैं, और ये जूस 2 जगह से लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, लीवर से भी और पेनक्रियास से भी। ठीक है, नाउ जो लिवर से जूस लेते हैं उसका नाम क्या है, लिवर से जो जूस लिया बाइल। तो बाइल क्या करते हैं, ये न्यूट्रलाइज करते हैं एसिड को फ्रॉम स्टमक, पेट में जो एसिड है ना उसको न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और फैट को ब्रेक करते हैं छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में। अब जो फैट था हमारे न्यूट्रिएंट्स में उसको कौन पचाते हैं, बाइल पचाने का काम करता है। अब पैनक्रियास से जो जूस रिलीज हुआ उसे कहते हैं पैनक्रियाटिक जूस। ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को और फैट्स को। ओके, नाउ ये हो गया। अब छोटी आंत में क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन होता है न्यूट्रिएंट्स का, खाने सारे हमने देखा कि कॉम्प्लेक्स से स्मॉल सिंपलर फॉर्म में टूट गया, सब ब्रेक डाउन हो गया। अब इनर लाइनिंग जो होती है ना स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिसे विली कहते हैं। यहाँ साथ साथ इमेजेस वगैरह है तो आप देखते चलिएगा। ठीक है, विली सरफेस एरिया इंक्रीज करती है, तो जो खाना पच गया है, डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स है, वो ब्लड में पास होता है इनके थ्रू। ब्लड ट्रांसपोर्ट करते हैं न्यूट्रिएंट्स को पूरे बॉडी पार्ट्स में, खून के थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स है हमारी पूरी बॉडी में फैलते हैं। नाउ अब बारी आती है लार्ज इंटेस्टाइन की। तो ये छोटी है लेकिन वाइडर है, चौड़ी होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पर क्या होता है, जब सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन तक पच गया तो अब क्या बचा है खाने में, पानी बचा और नमक, ये लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, और जो खाना अनडाइजेस्टेड है, नहीं पचा है या नहीं चाहिए बॉडी को, वो सेमी सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में, स्टूल के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। कहां पर, रेक्टम में, और जब हमें अर्ज फील होता है तो एक्सपेल्ड थ्रू एनस, है ना। तो इसी प्रोसेस को मिजेशन कहते हैं। जो चीजें हमारी बॉडी को नहीं चाहिए मिजेस्ट कर देते हैं, थ्रू आउट कर देते हैं बॉडी से। ओके, नाउ डाइजेशन इन डिफरेंट एनिमल्स, फिर हमने अलग अलग एनिमल्स में कैसे डाइजेशन होता है वो देखा था। र्यूमिनेंट्स जो होते हैं जैसे काउस, बफेलो, ये ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं। ये खाने को, ग्रास को धीरे स्वेलो कर लेते हैं, निगल लेते हैं, चबाते नहीं, सीधा निकल लेते हैं। उसके बाद पार्शली डाइजेस्टेड होता है, अच्छे से तो चबाया नहीं होता उन्होंने, ये फिर पेट में से खाने को वापस मुंह में लाते हैं और दिन भर उसको चबाते रहते हैं धीरे धीरे, है ना। इसीलिए इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, र्यूमिनेशंस कहते हैं। और जो एनिमल्स ये र्यूमिनेशन करते हैं उसे हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं। ओके, बर्ड्स में दिया हुआ था कि बर्ड्स के दांत नहीं होते हैं, इनके गिजर्ड्स होते हैं। फूड जो होते हैं, मस्कुलर वॉल जो है गिजर्ड की, वो क्रश करते हैं, और जो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं, ग्रिट, जो चिड़िया खाती है, उसके थ्रू खाना जो है पचता है। तो कंक्लूजन क्या है, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रक्चर डिपेंड करता है फूड हैबिटेट पे। ओके, नाउ रेस्पिरेशन इन एनिमल। रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम फूड। खाना जो हमने खाया उसको, उससे हमें क्या चाहिए, बॉडी को खाना नहीं चाहिए, बॉडी को एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी जो हमें खाने से मिलती है, तो एनर्जी रिलीज कैसे होती है फूड से, रेस्पिरेशन के थ्रू। ऑक्सीजन क्या करते हैं, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, एनर्जी रिलीज होती है विच इज यूज फॉर लाइफ एक्टिविटीज। तो जैसे ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं। ओके, ये ऑक्सीजन जो हम सांस ले रहे हैं तो उससे ऑक्सीजन अंदर लेते हैं बॉडी के, तो वो ग्लूकोज के साथ मिलकर ये ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो कार्बन डाइऑक्साइड सांस के थ्रू बाहर छोड़ देते हैं, एनर्जी हमारी बॉडी यूज कर लेती है और वाटर, है ना। देन रेस्पिरेशन इन ह्यूमन, ये हमने क्या पढ़ा, रेस्पिरेशन इन एनिमल्स। अब ह्यूमंस में ब्रीदिंग के प्रोसेस में हम इनहेल करते हैं एयर, अपने अंदर सांस लेते हैं और एक्सहेल करते हैं। ये एक फिजिकल प्रोसेस है। इनहेल करते हैं तो हमारी बॉडी ऑक्सीजन अंदर लेती है, और एक्सहेल करते हैं तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है इसको बाहर की तरफ छोड़ते हैं, है ना। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, नॉस्ट्रल, नाक से हम सांस लेते हैं, फिर नेसल पैसेज आता है, विंड पाइप आता है, लंग्स आते हैं, एल्वियोलाई, डायफ्राम और रिब केज आता है। तो ये सारे बॉडी पार्ट्स इन्वॉल्व होते हैं सांस लेने की प्रक्रिया में। ठीक है, सारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो पार्ट है उसको देखते हैं क्या क्या इनका रोल होता है। तो नॉस्ट्रल और नेसल पैसेज जो है, तो यहाँ पर हेयर, नाक के अंदर देखोगे छोटे छोटे बाल होते हैं और म्यूकस ट्रैप होता है। क्यों, ये जो बाल होते हैं जब हम सांस लेते हैं तो इसमें जो धूल वगैरह जा रही है, जो जर्म्स जा रहे हैं, डस्ट है, तो उसको फिल्टर कर देते हैं, बॉडी में नहीं जाने देते। तो एयर इज फिल्टर बिफोर रीचिंग लंग्स, ब्रीदिंग थ्रू नोज इज हेल्थियर, इसीलिए नाक से हमें सांस लेनी चाहिए। कई बार बच्चे क्या करते हैं, मुंह खोल के मुंह से सांस लेते हैं, ऐसा क्या होता है, धूल मिट्टी भी अंदर जाती है। फिर लंग्स और एल्वियोलाई का क्या काम होता है, लंग्स में बहुत छोटे छोटे मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होते हैं, ये थिन वॉल की तरह होते हैं, सराउंडेड बाय ब्लड वेसल्स। इनके चारों तरफ क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती है। गैसेस
एक्सचेंज होते हैं, ऑक्सीजन एंटर होता है ब्लड में और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से बाहर जाता है। मैकेनिज्म क्या है ब्रीदिंग का? सबसे पहले इनहेलेशन, सांस अंदर लेते हो तो जो हमारे सीने की रिब्स हैं, है ना, जो सीने पे हड्डियां आपको दिखती हैं दोनों तरफ, ये ऊपर की तरफ उठता है ताकि पेट में नीचे स्पेस बन पाए, है ना, लंग्स हमारे बड़े हो पाए। सांस अंदर लेते वक्त हवा अंदर जा रही है तो फूलता है, तो हड्डियां ऊपर की तरफ उठती है ना। रिब केस जो है हमारा वो ऊपर उठता है, आउट, और डायफ्राम जो है नीचे की तरफ उठता है। चेस्ट कैविटी एक्सपैंड होती है और एयर लंग्स में एंटर करता है। अब एक्सहेलेशन में क्या होता है, जो रिब केज है वो हमारा नीचे की तरफ जाता है और डायफ्राम ऊपर की तरफ, तो दबने के कारण चेस्ट की कैविटी क्या होती है, कम हो जाती है और हवा जो है बाहर की तरफ नाक से निकलती है। ओके, नाउ एक्टिविटी इनसाइड लाइम वाटर का हमने टेस्ट किया था कि एक्सहेल एयर, जो हम सांस छोड़ते हैं उससे हमने पाइप से लाइम वाटर में, चूना पानी में जब फूका था तो उसका कलर क्या हो गया था, मिल्की व्हाइट हो गया था। तो ये दिखाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम बाहर सांस छोड़ते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। नाउ डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन, तो ये हम सोचते हैं कभी कभी ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन बच्चे सोचते हैं एक ही चीज है, नहीं। ब्रीदिंग क्या है, फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सांस ले रहे हैं छोड़ रहे हैं, इसमें गैसेज एक्सचेंज हो रही हैं। लेकिन रेस्पिरेशन क्या है, ये केमिकल प्रोसेस है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है। ये मैंने आपको फॉर्मूला ऊपर दिखा दिया था, है ना, कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलके क्या चेंज करते हैं, ये वाला फॉर्मूला जो दिखाया था रेस्पिरेशन का, एक सेकेंड, ये वाला, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिलते हैं तो ये ब्रेक डाउन होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में। तो क्या है, एक केमिकल फॉर्मूला, केमिकल प्रोसेस है। ओके, नाउ अदर एनिमल्स में रेस्पिरेशन कैसे होता है, जैसे फिश में गिल्स होते हैं तो दे ब्रीथ थ्रू गिल्स, ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो पानी में ऑक्सीजन है जो डिजोल्व है उसको ये गिल्स के थ्रू लेते हैं। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग है, टेडपोल, तो ये गिल्स से लेते हैं क्योंकि ये पानी में रहते हैं, और एडल्ट फ्रॉग जो है जो लैंड पे भी रहते हैं, जमीन पे भी रहते हैं, तो स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन करते हैं। अर्थवॉर्म जो है, केचुए वगैरह, वो भी स्किन से करते हैं। बर्ड्स और मैमल्स जो है वो लंग से ब्रीथ करते हैं। ये डिफरेंट होता है सब में, अलग अलग हैबिटेट के हिसाब से। नाउ समरी देख लेते हैं। लाइफ प्रोसेसेस जो है, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, ये सब ऑर्गेनिजम्स जो है जीव को जीवित रहने में मदद करते हैं। डाइजेशन कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करते हैं। रूमिनेंट्स जो है वो च्यू कड, जो आधा चबाया हुआ खाना स्वेलो कर गए हैं उसको वो क्या करते हैं, दोबारा से चबाते हैं। रेस्पिरेशन से एनर्जी रिलीज, रेस्पिरेशन प्रोसेस से फूड से एनर्जी रिलीज होती है। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग होते हैं। ब्रीदिंग फिजिकल है, रेस्पिरेशन केमिकल प्रोसेस है। डिफरेंट एनिमल्स ब्रीथ डिफरेंटली। ओके, एग्जाम में क्या पॉइंट्स, ये जो डेफिनेशन वगैरह है, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये अच्छे से याद होना चाहिए। स्टेप्स डाइजेशन के करेक्ट ऑर्डर में याद होने चाहिए। विली क्या होता है, कैसे एब्जॉर्बेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, वो पता होना चाहिए। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंशिएट करते आना चाहिए। करेक्ट इक्वेशन और टर्म्स याद होनी चाहिए। मिस्टेक्स क्या नहीं करनी है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन सेम है, ये गलत है। फिर बाइल और पेनक्रियाज का रोल आप भूल जाओ, है ना, और कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपको याद रखना है। जिसके साथ चैप्टर नंबर 9 हमारा हो गया। अब चैप्टर 10 देख लेते हैं। वीडियो लेंदी है, कौन कौन बच्चा रुका है यहाँ तक, इसी को कहते हैं मैराथन वीडियो। बहुत सारे बच्चों ने कहा था मैम बनाओ बनाओ बनाओ, बना दिया। कौन कौन रुका है थोड़ा बताओ तो, कितने बच्चे रुके? 10 बच्चे भी रुके हैं कि नहीं अभी तक? चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 10 है लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। अभी तक हमने लाइफ प्रोसेस इन एनिमल्स में देखा 9th चैप्टर में। अब प्लांट्स में देख लेते हैं। तो कोर आइडिया इस चैप्टर में क्या क्या है? प्लांट्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड नीड एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए प्लांट्स जो है वो लिविंग बीइंग की तरह ही रिएक्ट करते हैं। अनलाइक एनिमल, प्लांट्स डू नॉट ईट फ्रॉम आउटसाइड। ह्यूमन बीइंग या जो जीवित एनिमल्स के वाले चैप्टर में हमने देखा था कि वो खाना बाहर से खाते हैं, खुद नहीं बनाती हमारी बॉडी खाना। लेकिन प्लांट्स क्या करते हैं, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं इस प्रोसेस को। सो प्लांट्स में और भी लाइफ प्रोसेस जैसी चीजें होती हैं, जैसे जो खाना प्लांट ने बनाया तो ट्रांसपोर्ट होता है मटेरियल का। जैसे हमने देखा ना हमारी बॉडी में ब्लड जो है सर्कुलेट करता है एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को, वैसे ही तो रेस्पिरेशन का प्रोसेस प्लांट में भी होता है। चलिए जानते हैं सारी चीजों को। पहला है हाउ डू प्लांट्स ग्रो। प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं? तो ऑब्जर्वेबल चेंज ड्यूरिंग प्लांट ग्रोथ। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो हमें दिखते हैं, जैसे प्लांट की हाइट बढ़ रही है, पत्ते बढ़ रहे हैं, पत्ते की संख्या ज्यादा हो रही है, डालियां बढ़ रही हैं, उसकी जो तना है, स्टेम है, वो थिक हो रहा है, मोटा होता जा रहा है। चेंज इन कलर एंड अपीयरेंस, प्लांट दिखने में अलग लग रहा है, उसका कलर चेंज हो रहा है। सो ये जो चेंज है दिखाते हैं कि प्लांट्स भी एक्टिवली ग्रो होता है और डेवलप होता है। सनलाइट और वाटर का रोल हमने इस चैप्टर में पढ़ा था कि 3 पॉट्स लिए थे, एक में सनलाइट और वाटर उसको दोनों मिल रहा था, दूसरे में सनलाइट था वाटर नहीं, तीसरे में वाटर था सनलाइट नहीं। तो पहले वाले पॉट में क्या हुआ था कि अच्छी ग्रोथ हो रही थी, मैक्सिमम ग्रोथ। बी में क्या हुआ था, प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाएगा क्योंकि पानी ही नहीं है। और सी में क्या हो रहा था कि प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं थी
क्योंकि वहां पर सनलाइट बहुत कम था। नाउ कंक्लूजन क्या होता है कि दोनों सनलाइट और वाटर दोनों चाहिए प्लांट की ग्रोथ के लिए। हाउ डू प्लांट गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ? एनिमल्स गेट फूड फ्रॉम प्लांट्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, प्लांट फूड ईट नहीं करते हैं, प्लांट सिंथेसिस करते हैं अपने फूड का। तो इसी सिंथेसिस को क्या कहा जाता है? फोटोसिंथेसिस। जैसे प्लांट अपना खाना कहाँ बनाते हैं? जैसे हम अपने बर्तन में खाना बनाते हैं, यूटेंसिल्स में, तो लीव्स में, पत्ते जो होते हैं ना पेड़ के, वहां पर खाना बनता है। इसीलिए पत्तों को क्या कहते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स। सो लीव्स जो होते हैं ब्रॉड और फ्लैट होते हैं, इसमें ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप कर लेता है और फूड जो है अपना खाना बना फूड जो है पत्तों में प्रिपेयर होता है और स्टार्च के फॉर्म में फूड क्या होता है? स्टोर हो जाता है पत्तों में। ठीक है, अब ये स्टार्च का टेस्ट कैसे होगा कि पत्तों में स्टार्च है? तो यहां पर भी हमने देखा था कि लीफ इज बॉइल्ड इन वाटर, पानी में पत्ते को गर्म करो, देन इन अल्कोहल टू रिमूव कलर। अब उसमें अल्कोहल में रख दो उस पत्ते को, बॉइल किए पानी को, ताकि उसका कलर चला जाए, ग्रीन कलर चला जाए। आयोडीन अब उसमें ऐड करो। आयोडीन से तुम टेस्ट करते हैं ना कि ब्लू ब्लैक कलर चेंज हुआ मतलब स्टार्च है, और नहीं हुआ तो स्टार्च नहीं है। ठीक है, तो ब्लू ब्लैक कलर उसमें दिखेगा आपको तो स्टार्च बताएगा। सो व्हाई इज द लीफ डीकलराइज्ड? हमने पत्ते का कलर क्यों हटाया? ताकि ग्रीन और ब्लैक, ब्लू और ब्लैक कलर आए आयोडीन टेस्ट में तो हमें अच्छे से दिख पाए। नाउ सनलाइट का और क्लोरोफिल का क्या रोल है फूड प्रिपेयर करने में? तो लीफ अगर ग्रीन और नॉन ग्रीन पैचेस जो आते हैं तो उसमें हमने स्टार्च का टेस्ट किया था। ओनली ग्रीन पैचेस एक्सपोज टू सनलाइट टर्न ब्लू ब्लैक। जो ग्रीन वाला पैच है ना, वहीं पर ब्लू ब्लैक उस लीफ में दिखेगा आपको, मतलब स्टार्च होता है। सो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है कि क्लोरोफिल बहुत जरूरी है स्टार्च के फॉर्मेशन में, और सनलाइट जो है फूड प्रिपरेशन के रिक्वायर्ड होता है। सो रोल क्या है एयर का इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड? कार्बन डाइऑक्साइड वाज रिमूव्ड यूजिंग कास्टिंग सोडा। लीफ पार्ट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड डिड नॉट प्रोड्यूस स्टार्च। मतलब कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, ये सारी चीजें जरूरी है प्लांट को फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में। ठीक है, फोटोसिंथेसिस पे आते हैं, मेन टॉपिक यही है। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स प्रिपेयर देयर फूड, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल। इन सब की हेल्प से प्लांट अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं। और खाना क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज यानी फूड बनाते हैं और ऑक्सीजन भी उसमें रिलीज होता है। तो इक्वेशन क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इज इक्वल टू, मतलब पानी और कार्बन डाइऑक्साइड मिलते हैं, ग्लूकोज और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। अब ये पानी और कार्बन डाइऑक्साइड तो मिले, लेकिन किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की भी रिक्वायरमेंट होती है। ग्लूकोज जो रिलीज हुआ वो क्या है? एनर्जी। ऑक्सीजन जो रिलीज हुआ वो फिर एनवायरमेंट में प्लांट्स से रिलीज कर देते हैं। तो ये जो ग्लूकोज है इससे एनर्जी मिलती है प्लांट को, है ना। तो एक्सेस जो ग्लूकोज होता है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर हो जाता है लीव्स में। ओके, नाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन लीव्स में अब ये गैसेस कैसे एक्सचेंज हो रही हैं? जैसे हमने यहाँ पर देखा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, तो ये गैसेस आखिर एक्सचेंज कैसे हो रही हैं? तो वही यहाँ दिखाया गया। स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, छोटे छोटे पोर्स होते हैं मेनली ऑन लोअर सर्फेस ऑफ द लीव। ये हेल्प करते हैं टेकिंग इन कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ये लेते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और रेस्पिरेशन में मदद करते हैं। जैसे हमने नोस्ट्रिल वगैरह पढ़ा था ना, नोस्ट्रिल, नसल वेसल, ये सब पढ़ा था, लंग्स, तो वैसे ही प्लांट में जो स्टोमेटा होता है वो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं गैसेस के एक्सचेंज में। ओके, नाउ जैसे हमने पढ़ा था ना लंग्स में एल्वियोलाई होते हैं, वैसे ही। नाउ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, अब खाना बन गया लीव्स में, अब वो पूरे पेड़ तक कैसे पहुंचेगा? तो वाटर और मिनरल ये कहां से मिलता है पेड़ों को? रूट से। ठीक है, जड़ों से पत्ते तक जाता है, और पत्तों में जो खाना बना है फूड प्रिपेयर्ड इन लीव वो सारे पार्ट्स में जाता है। तो कैसे ये दोनों चीजें जाती हैं? तो वाटर और मिनरल जो रूट से, मतलब जड़ों से ऊपर तक जा रहा है वो जाइलम के थ्रू जाता है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उससे ये जाता है। एक्सपेरिमेंट विद रेड इंक शोड अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। हमने रेड इंक से इसका एक्सपेरिमेंट भी किया था, चैप्टर देखा था। और खाना जो पत्तों में बना है वो बाकी पार्ट तक कैसे जाता है? फ्लोएम से जाता है, ऊपर से नीचे या सर तरफ जाना है तो फ्लोएम से, है ना। सो फूड कहाँ पे स्टोर होता है? रूट्स में भी हो सकता है, सीड्स में भी हो सकता है, और एज ए फ्रूट्स स्टोर होता है फूड। ओके, नाउ डू प्लांट रिस्पायर? क्या प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं? यस, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स रिस्पायर जस्ट लाइक एनिमल। रेस्पिरेशन हर पार्ट में होता है प्लांट के। इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन यूज होता है और ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को, जैसे हमारे इसमें हो रहा था, है ना, हम ऑक्सीजन से फूड जो है एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा था, ऐसे यहाँ पर ग्लूकोज जो है उससे एनर्जी रिलीज होती है ऑक्सीजन की हेल्प से। तो इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन
कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करते हैं, जैसे हमने रेस्पिरेशन का प्रोसेस अपने वाले में देखा था, मतलब एनिमल्स वाले चैप्टर में देखा था। एक्टिविटी हमने देखी थी, जर्मिनेटिंग सीड्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की, कंफर्म रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। नटशेल में देख लेते हैं समरी, प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, लीव्स को फूड फैक्ट्री कहते हैं, क्लोरोफिल जो है सनलाइट को ट्रैप कर लेता है, क्लोरो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट ये एसेंशियल होते हैं, ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जाइलम जो है वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम जो है फूड ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए। ठीक है, कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हो? राइट करेक्ट वर्ड इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, चारों रिक्वायरमेंट फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है वो आप लिखोगे। लीव्स प्राइमरी साइट होते हैं फोटोसिंथेसिस का, जाइलम वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं, फ्लोएम फूड को, रेस्पिरेशन हर पार्ट में होता है प्लांट के। कॉमन मिस्टेक क्या है कि प्लांट डू नॉट रिस्पायर, ये नहीं है। फॉरगेटिंग रोल ऑफ क्लोरोफिल, मिक्सिंग जाइलम एंड फ्लोएम फंक्शन, दोनों के अलग अलग फंक्शन है, पता होने चाहिए। ऑक्सीजन एज रॉ मटेरियल ऑफ फोटोसिंथेसिस, ऐसा अगर आप लिखते हो। इग्नोरिंग गैस एक्सचेंज थ्रू स्ट्रोमेटा, स्ट्रोमेटा का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको याद रखना है। ओके, नाउ विद दिस वी आर डन विद चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर 11 देख लेते हैं। चलिए, चैप्टर 11 है शेडो एंड रिफ्लेक्शन। तो कोर आइडिया क्या है चैप्टर का कि लाइट हमें देखने में हेल्प करते हैं चीजों को अपने आसपास। सम ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट होती है जो रिफ्लेक्ट करते हैं। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट जब ब्लॉक करती है तो शेडो फॉर्म होती है। शाइनी सरफेस जो होते हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और इमेज बनाते हैं। डिवाइसेस जैसे मिरर, पिनहोल कैमरास वर्क ऑन द बिहेवियर ऑफ लाइट। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं सोर्सेस ऑफ लाइट। तो पहले नेचुरल सोर्सेस ऑफ लाइट। सन क्या है? मेन नेचुरल सोर्स है अर्थ पे। स्टार्स, लाइटनिंग, नेचुरल फायर, सर्टेन एनिमल्स लाइक फायर फ्लाइज, ये सारे क्या है? सोर्सेस ऑफ लाइट है। नाउ आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट, जो ह्यूमन बीइंग या किसी हमने जो क्रिएट की है, फायर मेड यूजिंग फ्यूल्स जैसे ऑयल लैम्प, कैंडल्स, इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, एलईडी, ये क्या है? आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट है। ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस, ल्यूमिनस जिनकी खुद की लाइट होती है जैसे सन, कैंडल, बल्ब। नॉन ल्यूमिनस जो खुद लाइट एमिट नहीं करते हैं और नहीं दिखते हैं अगर लाइट ना हो तो, है ना, जैसे मून, बुक, टेबल। मून डज नॉट प्रोड्यूस इट्स ओन लाइट, चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है। ये किसकी लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं? सनलाइट। देन साइंस एंड सोसाइटी, तो हमने देखा था एलईडी जो लैंप्स हैं ये लेस एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं और ज्यादा समय तक चलते हैं ट्रेडिशनल बल्ब्स के कंपैरिजन में। ओके, ये एनर्जी एफिशिएंट होते हैं, एनवायरमेंट फ्रेंडली होते हैं, यूज्ड वाइडली टू रिड्यूस इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। नाउ नेक्स्ट इज डज लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। तो हमने एक्सपेरिमेंट किया था मैच बॉक्स का कि मैच बॉक्स में आप होल कर दो, है ना, और स्ट्रेट लाइन में आप करो तो टॉर्च जो लाइट पास करती है थ्रू होल्स वो अलाइन कर दो आप। तो इफ वन बॉक्स इज मूव, एक भी बॉक्स को आप मूव करोगे तो देखोगे कि लाइट जो है स्क्रीन पे आपको नहीं दिखेगी, है ना। तो लाइट इससे क्या पता चलता है कि स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। कैंडल और पाइप का देखा था, कैंडल अगर हम जला दें और स्ट्रेट पाइप से देखोगे तो आपको फ्लेम दिखेगा, लेकिन पाइप अगर बेंट है तो आपको लाइट नहीं दिखेगी। ये फिर से प्रूव करता है कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। लाइट डिफरेंट मटेरियल से अलग अलग तरीके से पास होती है, जैसे ट्रांसपेरेंट, इसमें लाइट कंप्लीटली पास होती है इसलिए ऑब्जेक्ट हमें बिल्कुल क्लियर दिखता है, जैसे कांच से, क्लीन वाटर से या एयर से। ट्रांसलूसेंट जिसमें पार्शियली लाइट पास होती है, हमें ब्लर दिखता है, जैसे ट्रेसिंग पेपर, फ्रॉस्टेड ग्लास से। ओपेक जो बिल्कुल भी लाइट को पास नहीं होने देता, सामान हमें बिल्कुल भी नहीं दिखता, जैसे वुड, कार्डबोर्ड और मेटल। शैडो कब फॉर्म होती है? शैडो होती क्या है? शैडो इज फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जो लाइट को ब्लॉक करते हैं वो लाइट के पाथ में आ जाए तो वहां पर शेडो फॉर्म होती है। डार्क रीजन जब लाइट नहीं आ रही है उसी को क्या कहते हैं? शेडो कहते हैं। शेडो होने के लिए क्या क्या 3 चीजें चाहिए? एक सोर्स ऑफ लाइट होना चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए ओपेक, और एक स्क्रीन होनी चाहिए जहां पर शेडो फॉर्म होगी, चाहे वॉल हो सकती है, ग्राउंड या फ्लोर। देन ऑब्जर्वेशन अबाउट शेडोज, ओपेक ऑब्जेक्ट्स की डार्क शेडो होती है, ट्रांसलूसेंट की लाइटर शेडो होती है और ट्रांसपेरेंट की फेंट शेडो होती है, ओपेक की सबसे डार्क शेडो होती है। ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स डज नॉट, कलर जो होता है ऑब्जेक्ट का शैडो पे इफेक्ट नहीं करता। साइज और शेप जो है शैडो की वो डिपेंड करती है पोजीशन कहां पर है, मतलब जो सामान रखा है वो लाइट सोर्स से दूर है या पास है, या स्क्रीन से दूर है या पास है, उसी पे डिपेंड करता है साइज और शेप कैसा होगा शैडो का। ओके, नाउ फैसिनेटिंग फैक्ट, शैडो पपेट्री, शैडो प्लेज इन इज एन एंशिएंट आर्ट फॉर्म। मतलब शैडो को भी हम पपेट्री जो क्या बोलते हैं कठपुतली की तरह यूज कर सकते हैं ना, और उसमें एक आर्ट फॉर्म होता है, शैडो के थ्रू परफॉर्मेंसेस की जाती है, अलग अलग पार्ट में
में होता है। इसमें शैडोज को यूज करके स्टोरीज बताई जाती है, मैसेजेस बताए जाते हैं। रिफ्लेक्शन के बारे में हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन क्या होता है? जब लाइट एक शाइनी सरफेस पे गिरती है, अपना डायरेक्शन चेंज करती है, उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। मिरर से हमने देखा था कि सनलाइट या टॉर्च लाइट को प्लेन मिरर पे डालो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, रीडायरेक्टेड होती है। चेंजिंग एंगल ऑफ मिरर चेंजेस डायरेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइट। मिरर को जैसे जैसे हिलाओगे डायरेक्शन चेंज होता है ना, तो ये दिखाता है कि मिरर जो है लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इमेजेस जो प्लेन मिरर से बनती है वो कैसी होती हैं? बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बनती हैं। ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जो मिरर के सामने उसे ऑब्जेक्ट कहते हैं। और इमेज जो फॉर्म होती है उसमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सेम साइज की, जितना शीशे के सामने जितनी बड़ी चीज है उतनी पीछे भी दिखेगी। एरेक्ट होती है, अपराइट होती है। कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन, मतलब स्क्रीन पे आपको नहीं दिख रही है वो। इमेज बिहाइंड मिरर इक्वल, जितनी दूरी पे आप खड़े हैं शीशे के आगे उतनी ही पीछे आपको इमेज दिखेगी। और लेटरल इन्वर्शन होता है। लेटरल इन्वर्शन मतलब आपका दायां हाथ बायां दिखेगा, बायां हाथ दायां दिखेगा, ये लेटरल इन्वर्शन होता है। लेफ्ट साइड अपीयर्स ऑन राइट एंड राइट एज लेफ्ट। एग्जाम्पल, एम्बुलेंस जो है इसीलिए उसको उल्टा लिखा जाता है ताकि जो आगे गाड़ियां चल रही हैं तो उनके कांच में वो सीधा होके दिखे, ठीक है, और लोग उसको रास्ता दे दे। फिर हमने पढ़ा था पिन होल कैमरा के बारे में। इसमें जो डिवाइस, ये जो डिवाइस है, इसमें जो पिन होल में ए डिवाइस दैट फॉर्म्स एन इमेज यूजिंग अ स्मॉल होल। स्मॉल होल से एक इमेज फॉर्म होती है, लाइट रेज पास होती है पिन होल से टू फॉर्म एन इमेज ऑन स्क्रीन। अब इसमें जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है, उल्टी दिखती है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। इमेज कैन बी ऑब्टेन ऑन स्क्रीन। इमेज शोज कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट, इसमें कलर्स भी दिखते हैं इमेज में। नाउ मेकिंग सम यूजफुल आइटम, प्लेन मिरर्स का यूज करके पेरिस्कोप बना सकते हैं ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, नॉट डायरेक्टली विजिबल, जैसे सबमरीन्स और सोल्जर्स जो यूज करते हैं ऐसी जगहों को देखने के लिए जहां पर आसानी से विजिबल ना हो, इस तरीके से वहां पे मूवमेंट होता है। देन कैलिडोस्कोप, इसमें 3 प्लेन मिरर्स का यूज करके ट्रायंगुलर पैटर्न में अरेंज करते हैं। ब्यूटीफुल पैटर्न्स इसमें बनते हैं। आर्टिस्ट और डिजाइनर्स इसको यूज करते हैं। समरी देख लेते हैं। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स की खुद की लाइट होती है। लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। मटेरियल्स ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट और ओपेक हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि लाइट को कितना पास होने दे रहे हैं। शेडो जो है वो लाइट ब्लॉक होने की वजह से बनती है। रिफ्लेक्शन शाइनी सरफेस से होता है। प्लेन मिरर जो है एरेक्ट, सेम साइज, लेटरल इन्वर्टेड इमेजेस बनाते हैं। पिन होल कैमरा में जो इमेजेस हैं वो इन्वर्टेड होती हैं, इमेज उल्टी इमेजेस बनती हैं। पेरिस्कोप और कैलिडोस्कोप ये वर्क यूजिंग रिफ्लेक्शन का यूज करके वर्क करता है। देन एग्जाम पॉइंट्स है कि मून नॉन ल्यूमिनस है, याद होना चाहिए। 3 कंडीशन शैडो फॉर्मेशन की याद होनी चाहिए। क्या क्या चीजें चाहिए? रिफ्लेक्शन को अच्छे से डिफाइन करते आना चाहिए। यहाँ पर बताओ तो कौन सी 3 चीजें चाहिए शैडो बनने के लिए? टाइप करो तो आप लोग देखते हैं कितने बच्चे टाइप करते हैं। प्लेन मिरर इमेज, एरेक्ट, सेम साइज, लेटरल इन्वर्जन, पिन होल की इन्वर्टेड इमेज बनती है, ट्रांसपेरेंट वर्सेस ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक, ये तीनों का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए। क्या मिस्टेक्स नहीं करनी है कि मून की खुद की लाइट होती है। स्क्रीन भूल जाना कि स्क्रीन चाहिए शैडो फॉर्मेशन के लिए। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिफरेंस ना कर पाना। पिन होल कैमरा में कैसी इमेज बनती है वो आप बता दो कि एरेक्ट बनती है तो गलत हो जाएगा, इन्वर्टेड बनती है। लेटरल इन्वर्जन भूल जाना, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो ये चीजें ध्यान रखना। With this, also done with the 11th chapter. Last chapter देखते हैं, chapter number 12, Earth, Moon and the Sun. कौन कौन यहाँ तक बना हुआ है? Please type your name. I will take your name in the next video. बहुत बड़ी बात है यहाँ तक कोई रुका है तो। Core idea of the chapter. और shows 2 important motion, rotation and revolution. इस chapter में हमने देखा कि अर्थ की 2 मूवमेंट होती है। रोटेशन जो अपने एक्सिस पे करती है और रिवोल्यूशन जो सन के अराउंड होता है। ये जो मोशन है इससे दिन रात बनते हैं। एपेरेंट मोशन ऑफ सन एंड स्टार्स, मतलब ऐसा लगता है सन और स्टार्स मूव कर रहे हैं, इसकी वजह से कुछ हो रहा है, नहीं। एपेरेंट है, वो लगता है ऐसा है, लेकिन मूव कौन हो रही है? अर्थ मूव हो रही है। सीजन्स क्रिएट होते हैं, चेंजेस इन द नाइट स्काई। मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड कॉजेस एक्लिप्स। मून जो है वो अर्थ के अराउंड घूमता है जिस कारण से एक्लिप्सेस आते हैं। एक्लिप्स यानी ग्रहण वगैरह जो लगते हैं। ये रिलेटिव पोजीशन जो है और मोशन जो है अर्थ के, मून के, सन के, ये एक्सप्लेन करते हैं, हेल्प करते हैं एक्सप्लेन करने में नेचुरल फिनोमिना। तो एक एक करके सारे टॉपिक्स देख लेते हैं। पहला है इंट्रोडक्शन। क्या सन मूव करता है और डज अर्थ मूव? क्या मूव करते हैं? तो शैडो आर लॉन्ग इन मॉर्निंग एंड शॉर्ट एट द नून। दोपहर में जो हमारी परछाई है वो छोटी हो जाती है, सुबह के समय लंबी रहती है। सन ऐसा लगता है कि स्काई में मूव कर रहा है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ जा रहा है, बट एक्चुअली इट इज अर्थ दैट इज मूविंग। अर्थ मूव कर रही है, सन नहीं। एपेरेंट मोशन ऑफ सन इज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ अर्थ। सन मूव होता हुआ इसलिए दिख रहा है क्योंकि अर्थ मूव हो रही है। जैसे हम बस में चलते हैं तो हमें ऐसा लगता है पेड़ पीछे की तरफ जा रहे हैं जो खिड़की से हमें दिखते हैं, लेकिन मूव कौन हो रहा होता है? हम मूव हो रहे होते हैं कार या बस से जब आप जाते हैं तो। रोटेशन ऑफ अर्थ, रोटेशन क्या होता है? अर्थ जब स्पिन करती है अपने ही एक्सेस पे,
अर्थ के एक्सिस जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास होते हैं। एक रोटेशन अर्थ 24 घंटे में कंप्लीट करती है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, अर्थ जो रोटेट करती है नॉर्थ पोल से, आप देख सकते हैं व्हेन व्यूड फ्रॉम द नॉर्थ पोल, अर्थ रोटेट एंटी क्लॉकवाइज, मतलब वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। तो फिर सन हमें मूव होता हुआ क्यों अपीयर होता है? जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट सीम्स टू मूव व्हेन वी सिट इन ऑन अ मैरी गो राउंड। मैरी गो राउंड जो गोल गोल झूला होता है उस पर आप मूव करते हो तो लगता है पेड़ पौधे पीछे की तरफ भाग रहे हैं ना, तो सन भी हमें मूव होता हुआ दिखता है क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है मैरी गो राउंड की तरह। ये एपेरेंट मोशन होता है सन का। एपेरेंट मतलब सिर्फ लगता है ऐसा। दिन और रात कैसे बनते हैं? सो हाउ डे एंड नाइट अकर, हाफ अर्थ जो है सिर्फ आधे ही अर्थ पे सन की रोशनी एक बार में पड़ती है। तो जिस साइड सन होता है वहां दिन होता है, अपोजिट साइड में रात होती है। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की, इसीलिए सबसे पहले जो सनलाइट होता है वो ईस्ट में दिखता है, देन मूव इनटू डार्कनेस। ओके, नाउ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, सनराइज अकर्स अर्लियर इन ईस्टर्न पार्ट देन वेस्टर्न प्लेस, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट जो है वो पहले जाएगा सन की तरफ। साइकिल ऑफ डे एंड नाइट इज ड्यू टू अर्थ रोटेशन एंड नॉट रिवोल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पूछे दिन और रात किस कारण होते हैं? अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं कि रिवोल्यूशन के? अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं। रोटेट हो रही है अर्थ, गोल गोल घूम रही है, स्पिन कर रही है, तो जब सन के सामने जो पार्ट जाता है वहां पर रोशनी आ जाती है ना, दिन हो जाता है। नाउ स्टार्स एंड अर्थ रोटेशन, स्टार्स आर अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई। ऐसा लगता है तारे भी मूव हो रहे हैं आसमान में, ऐसा नहीं है। पोल स्टार अपीयर्स ऑलमोस्ट स्टेशनरी, वो एक ही जगह फिक्स हमें दिखता है जो पोल स्टार होता है, बाकी के तारे मूव होते हुए दिखते हैं। सो ये अपेरेंट मोशन है, ऐसा होता नहीं है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि अर्थ रोटेट हो रही है ना, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। अब ये रोटेशन हमने पढ़ लिया। रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन क्या होता है? मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड द सन, जब सन के चारों तरफ अर्थ घूम रही है, ठीक है। पाथ फॉलोड बाय अर्थ इज कॉल्ड इट्स ऑर्बिट। ऑर्बिट ऑफ अर्थ इज नियरली सर्क्यूलर। अर्थ की ऑर्बिट कैसी है? नियरली सर्कुलर है। अर्थ कंप्लीट करती है अपना एक रिवोल्यूशन अबाउट 365 डेज में और 6 आवर्स में। देन चेंजिंग व्यू ऑफ नाइट स्काई, नाइट स्काई का जो व्यू चेंज होता है एज अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। डायरेक्शन वी फेस इन स्पेस, जो ऊपर हमें स्पेस स्काई दिख रहा है वो अर्थ के रिवोल्यूशन के कारण अलग अलग पार्ट हमें स्पेस का दिख रहा होता है, इसी कारण हमें चेंज होता हुआ स्काई का जो व्यू है वो दिखता है। इसलिए अलग अलग स्टार हमें साल में अलग अलग समय पर दिखते हैं। जैसे नाइट स्काई इन मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर, सब समय में हमें अलग अलग नाइट का व्यू दिखता है। नाउ सीजन्स कैसे बनते हैं? व्हाई डू सीजन्स अकर? तो क्योंकि अर्थ का जो एक्सिस है वो टिल्टेड है, झुका हुआ है, स्फेरिकल शेप है अर्थ का। सो रिवोल्यूशन जो अर्थ का हो रहा है सन के अराउंड, इस 3 कारण से सीजन होते हैं अर्थ पे। अर्थ के एक्सिस टिल्टेड होने के कारण, स्फेरिकल शेप है अर्थ का, और रिवोल्यूशन, यहाँ रोटेशन नहीं आएगा, रिवोल्यूशन होता है अर्थ का इसके कारण। टिल्ट क्या है अर्थ का? तीनों को समझते हैं। अब थोड़े अपने अक्ष पे अर्थ जो है झुकी हुई है। अर्थ मेंटेन दिस टिल्ट व्हाइल रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो समर और विंटर नदर्न हेमिस्फीयर में कब होते हैं? जैसे जून के समय में नदर्न हेमिस्फीयर जो है ज्यादा झुका हुआ होता है सन की तरफ, मतलब सन का जो नदर्न हेमिस्फीयर पूरी तरीके से सन की तरफ टिल्टेड होता है, झुका होता है, इसलिए डायरेक्ट सनलाइट मिलती है और समर होता है। सेम उसी समय पे सदर्न हेमिस्फीयर में अपोजिट हो रहा होता है, यहाँ पे समर है तो वहां विंटर होती है। ऐसे ही दिसंबर में नदर्न हेमिस्फीयर में विंटर है, क्योंकि अब नदर्न हेमिस्फीयर दूर है, फार अवे है सन से, तो वहां पे लेस इंटेंस एंड शॉर्टर सनलाइट है, इस कारण है ना यहाँ पे विंटर है। और सदर्न हेमिस्फीयर में इसका अपोजिट होता है। सीजन्स आर अपोजिट टू द नदर्न हेमिस्फीयर, व्हेन इट is summer in India, it is winter in Australia. Solstice क्या होते हैं और इक्विनॉक्स क्या होते हैं? तो नदर्न हेमिस्फीयर की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे समर सोल्स्टिस जब होता है 21 जून का दिन, इस सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। विंटर सोल्स्टिस हमने पढ़ा था 22 दिसंबर को होता है, इस दिन छोटा दिन होता है और बहुत लंबी रात होती है। इक्विनॉक्सिस 21 मार्च और 23 दिसंबर को 2 दिन ऐसे होते हैं पूरे साल में जिस दिन और रात पूरी बराबर होती है, 12 घंटे की दिन और 12 घंटे की रात। नाउ हमने कुछ स्पेशल रीजन देखे थे, जैसे इक्वेटर। इक्वेटर क्या है? एक ऐसा इमेजिनरी लाइन है जो अर्थ को 2 बराबर भागों में बांटता है, नदर्न हेमिस्फीयर सदर्न हेमिस्फीयर में। सो नियरली इक्वल डे और नाइट थ्रू आउट द ईयर रहते हैं इक्वेटर पे। सीजन बहुत एक्सट्रीम होते हैं। पोल्स पे जब नदर्न पोल सदर्न पोल पे जाओगे तो वहां क्या होता है, 6 महीने की कंटिन्यूअस डे लाइट होती है और 6 महीने कंटिन्यूअस रात होती है, दिन और रात 6 महीने। इनकरेक्ट रीजन क्या है सीजन के? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें गलतियां होती हैं अपने से। सीजन्स डू नॉट अकर, सीजन इसलिए नहीं होते कि अर्थ जो है सन के पास चली गई तो वहां समर होगी और दूर चली गई तो विंटर होगी, ऐसा नहीं है। अर्थ ऑर्बिट्स इज ओवल इन अ वे दैट चेंजेस डिस्टेंस सिग्निफिकेंटली। इनफैक्ट
अर्थ जो है जनवरी में सन के सबके पास होती है, तो पास और दूर होने से सीजन होते तो जनवरी में तो बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए थी ना, लेकिन नहीं होता ऐसा, है ना। तो सन से कितनी दूरी है उस पर डिपेंड नहीं करता, अर्थ जो झुकाव जो है अर्थ का, टिल्टेड जो अर्थ है उस कारण से होता है। तो ये गलतियां नहीं करनी है अपने को। एक्लिप्स क्या होते हैं, ग्रहण जो लगता है। एन एक्लिप्स अकर्स, एक्लिप्स तब होता है जब एक कोई सेलेस्टियल बॉडी ब्लॉक करती है लाइट को दूसरे की, ठीक है। तो सोलर एक्लिप्स मतलब कि सूर्य ग्रहण लग गया है, तो मून अर्थ और सन के बीच में आ जाएगा, तो जितनी दूर मून है उतनी दूर की छाया अर्थ पे पड़ेगी, है ना। लाइट ब्लॉक हो गई तो सनलाइट इज ब्लॉक्ड फ्रॉम रीचिंग अर्थ, इसीलिए सोलर एक्लिप्स हो जाता है। सोलर एक्लिप्स के टाइप है, टोटल सोलर एक्लिप्स, एक होता है सन कंप्लीटली कवर, सन बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, थोड़ा सा एरिया दिख रहा है, और पार्शियल में सन पार्शियली कवर, थोड़ा कवर होता है। वाई कैन मून कवर सनलाइट, सन तो बहुत बड़ा है, मून तो छोटा सा है, तो मून कैसे कवर कर सकता है। मून इज मच स्मॉलर देन सन, मून बहुत छोटा है, लेकिन मून बहुत पास है अर्थ के। हमने पढ़ा था ना शैडो कैसे फॉर्म होती है, देखो अर्थ इस केस में क्या है, स्क्रीन है, तो अर्थ के पास है ना, जो चीज शैडो कास्ट कर रही है मून, इसलिए शैडो बड़ी दिख रही है। दिस एपरेंट साइज लुक सिमिलर नाउ, इसीलिए देखने में मून और सन हमें सेम सेम दिखते हैं। तो सोलर एक्लिप्स के दौरान क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें सन को डायरेक्टली नहीं देखना। इवन ड्यूरिंग एन एक्लिप्स इट कैन डैमेज आई। सेफ मेथड क्या है, मिरर के थ्रू देख सकते हो, प्लानिटेरियम में जाकर इवेंट को देख सकते हो, या स्पेशल सोलर फिल्टर्स के थ्रू। अब ल्यूनर एक्लिप्स क्या होगा, जब चांद को ग्रहण लग रहा है, तो अर्थ अब बीच में आ गई सन और मून के, तो अर्थ शैडोज फॉल ऑन अर्थ, है ना। अर्थ की शेडो मून पे पड़ती है, तो मून का कुछ पार्ट हमें नहीं दिखता है। ओके, सो टाइप कैसे होते हैं, एक तो टोटल ल्यूनर एक्लिप्स, जब मून पूरा ही नहीं दिख रहा है, अर्थ की शेडो ने पूरा कवर कर लिया और रेड दिखने लगता है उसके आइट साइड, और पार्शियल मतलब थोड़ा सा पार्ट मून का हमें दिख रहा है। इसे क्या ऑब्जर्वेशन होता है, ल्यूनर एक्लिप्स सेफली सीन विद नेकेड आई, इसे हम देख सकते हैं, और ये अर्थ के बहुत बड़े पार्ट से हमें दिखता है। नटशेल देख लेते हैं, अर्थ 24 घंटे में रोटेट करती है, दिन और रात क्रिएट करती है, 365 डेज में यानी एक ईयर कंप्लीट होता है अर्थ के रिवोल्यूशन से। रोटेशन कॉजेज एपेरेंट मोशन ऑफ सन एंड स्टार्स, रिवोल्यूशन और टिल्ट के कारण सीजन होते हैं। सोलर एक्लिप्स मून ब्लॉक करता है सन की लाइट को, ल्यूनर एक्लिप्स अर्थ ब्लॉक करती है सन की लाइट को फ्रॉम मून। ओके, एग्जाम अलर्ट्स पॉइंट्स देख लेते हैं। दिन और रात रोटेशन और रिवोल्यूशन से नहीं होते, ये सब पॉइंट याद रखने हैं। सीजन टिल्ट और रिवोल्यूशन की वजह से होते हैं। अर्थ रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट, मून जो है डज नॉट एमिट इट्स ओन लाइट। नेवर राइट डिस्टेंस फ्रॉम सन एज द रीजन फॉर सीजन, ये राइम हो गया। मिस्टेक क्या कर रही है, रोटेशन मिस्टेक क्या होती है बच्चों से, रोटेशन रिवोल्यूशन में कंफ्यूज रहते हैं, सेइंग सीजन अकर्स ड्यू टू डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम सन, ये सब गलत है। अर्थ ब्लॉक करती है सन इन सोलर एक्लिप्स। देखो सोलर और लूनर एक्लिप्स में पोजीशन अच्छे से याद कर लेना कि कौन कहां पर होता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे बेटा। तो इसके साथ हमने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर लिए हैं, और फाइनली मैंने अपने जीवन का फर्स्ट मैराथन वीडियो कंप्लीट किया। कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज लेट मी नो, है ना, बताइए कमेंट सेक्शन में, तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट बनाने का। और नेक्स्ट किस सब्जेक्ट का बनाऊं, मैं सोच रही हूँ मैथ्स का पहले कवर कर दूं, बट आप बोलेंगे तो इंग्लिश हिंदी जो बोलेंगे उसका पहले कवर करते, जो ज्यादा कमेंट्स आए होंगे वो मैं पहले बना दूंगी। ओके, या फिर इसी साइंस के सभी चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहले बना दूं, जल्दी से बताइए। ओके, सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड स्टे मोटिवेटेड। बाय, टेक केयर।